नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। परसों यानी 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग है और उधर पंजाब में एक ही चरण में पूरा का पूरा 117 सीटों पर मतदान है। इधर यूपी में जो तीसरे चरण की वोटिंग है उसमें समाजवादी पार्टी का दावा है कि इसी तीसरे चरण में बीजेपी साफ होने वाली है। दरअसल समाजवादी पार्टी में पहले 2 चरण की वोटिंग को देखकर जोश एकदम हाई है और जनता भी रैलियों में उमड़कर समाजवादी पार्टी का जोश बढ़ा रही है। जबकि बीजेपी में अगर अभी पूछें कि हाउ इज द जोश, तो जवाब सुनने मिलेगा यूपी में सब बा, यानी सब कुछ ठीक बा। यानी बीजेपी अब भी जमीनी हकीकत को छोड़कर केवल रटी रटाई बातों को दोहरा रही है, जीत के दावे कर रही है। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि अमित शाह का रोड शो फ्लॉप हुआ, उसकी तस्वीरें वायरल हुई, आप लोगों ने देखी वो तस्वीरें, वो वीडियो और सुनी भी। अब स्मृति ईरानी को लेकर भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि कानपुर देहात में वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक रोड शो करने पहुंची थी, तो उनकी उम्मीद के अनुसार वहां भीड़ नहीं उमड़ी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बार बार घड़ी देखकर कुछ ही मिनटों में लौट गईं। बीजेपी नेताओं का ही नहीं बल्कि अब कार्यकर्ताओं का भी जोश ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुद्दों पर बीजेपी नेता कुछ भी कहने से बचते हैं और केवल हिंदू और मुस्लिम विवाद खड़े करने में लगे रहते हैं। अमेठी जिले के तिलोई विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और विधायक मनकेश्वर शरण सिंह के दाढ़ी और चोटी वाले बयान इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आप सब अच्छी तरह से सुन चुके होंगे उनके बयान को, और इस तरह के बयान बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन की हताशा को जाहिर कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी अब भी सच्चाई से नजर बचाते दिख रही है। आज ही सीएम योगी ने करहल में, जी हां वही करहल जहां से अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं, उसी करहल में आज दावा किया है सीएम योगी ने कि करहल में होने वाला चुनाव समाजवादी पार्टी की जमानत को जब्त करने वाला और बीजेपी को जिताने वाला होगा। जब समाजवादी पार्टी का कमांडर ही लड़ाई के मैदान से बाहर जा रहा है तो पूरी लड़ाई तो बीजेपी पहले ही जीत चुकी है। इस तरह की बातों से मतदाता कितने प्रभावित होंगे ये तो खैर नतीजे आने पर यानी 10 मार्च को पता चल ही जाएगा। लेकिन योगी जी ने फिर से जिस तरह समाजवादी पार्टी के शासनकाल की बुराइयां याद दिलाई हैं, उससे पता चल रहा है कि भाजपा कमजोर हो रही है। बांदा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी कहा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, वो क्या करने आ रहे हैं? क्या राम मंदिर के निर्माण को रोकने आ रहे हैं? सरदार पटेल की मूर्ति को हटाकर जिन्ना की मूर्ति लगाने के लिए आ रहे हैं? या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने के लिए आ रहे हैं? यानी भाजपा एक बार फिर अपनी बात छोड़ करके या तो वो समाजवादी पार्टी की बात कर रही है या कांग्रेस के महापुरुषों की याद को उसको याद करके या फिर जिन्ना का नाम लेकर के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। और जनता इन बातों से अब, जबकि हम तीसरे चरण में ही हैं दोस्तों, उकता चुकी है, ये साफ दिखाई दे रहा है। वैसे चुनाव में तो बीजेपी घुटने टेकती है या नहीं ये तो 10 तारीख यानी 10 मार्च को पता चल ही जाएगा। ज्यादा दिन अब नहीं है, 20 दिन का, 20 भी नहीं, उससे कम ही समय बचा है। मगर आज सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से दिसंबर 2019 में कथित सीएए विरोधी, जी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जो प्रदर्शन चल रहा था उस समय, उस प्रदर्शनकारियों को जारी किए गए रिकवरी नोटिस को वापस लेने के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। और अब योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है हलफनामा देकर के कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ रिकवरी नोटिस और उसके लिए शुरू की गई कार्यवाही को हमने वापस ले लिया है। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि रिकवर की गई रकम को अब वापस किया जाए। और आपको बता दूं कि यह रकम करोड़ों में है। चुनाव के पहले सरकार को मिली यह मात बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। यूपी के साथ ही पंजाब में भी चुनाव है और वहां बीजेपी की दाल किसी तरह गलती हुई नहीं दिख रही है। तो आज प्रधानमंत्री ने सिख समुदाय के खास लोगों से अपने आवास पर मुलाकात भी की है, दाल गलाने की कोशिश की है। अब सवाल यह है कि जब किसान साल भर से ऊपर यानी कि दिल्ली की सीमा पर बैठे रहे तो पीएम को उनसे मिलने की फुर्सत नहीं मिली। पंजाब से आए हुए किसानों की देशभक्ति पर सवाल उठाए गए। कभी उन्हें तालिबानी कहा गया, कभी खालिस्तानी कहा गया, तो कभी मवाली कहा गया। तब पीएम से कुछ कहते नहीं बना और अब चुनाव सामने है तो पीएम कुछ लोगों से भेंट कर रहे हैं।
बीजेपी की इस तरह की रणनीति क्या चुनावों में कोई फायदा दिला पाएगी? क्या इस बार बीजेपी साफ होगी या उसकी ताकत हाफ हो जाएगी? इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी परिचय करवाऊं और बहुत सारी चीजें जो आपके सामने हम रख रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जिस कानून व्यवस्था की बात करते हैं और कहते हैं कि हमने बुलडोजर चलवाए और लोगों से वसूली भी करवाए, जो आंदोलनकारी थे, ये सारे जितनी बातें हैं ये सब उनके भाषणों में ऑन रिकॉर्ड हैं। कुछ भी एग्जेजरेट नहीं किया जा रहा है, कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं हम बता रहे हैं, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। आप लोग भी समय समय पर दोस्तों सुनते आए हैं। तो ये, और दूसरी तरफ करहल में आज योगी आदित्यनाथ गरज तो रहे थे, लेकिन करहल से थोड़ा आगे अखिलेश यादव भी बरस रहे थे। इन सब की बात करें, लेकिन सबसे पहले अपने पैनलिस्टों से आपका परिचय करवाऊं। वरिष्ठ पत्रकारों की टोली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त 5 खास साथी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। आप सबसे परिचय करवाऊं। हमारे साथ इटावा से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शाक्य जी। दिनेश जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी। जयशंकर जी, आपका स्वागत करता हूं। विजय शंकर सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनका वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन शायद आवाज हमारी सुनाई दे रही होगी, जल्दी से उनका वीडियो भी आएगा। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, बहुत पैनी निगाह रखते हैं पॉलिटिक्स पर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमरेंद्र उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। खास शाम आज इसलिए भी कि आज उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो एक ही फेज में चुनाव है, उसका चुनाव का मतलब उस चुनाव के प्रचार की तारीख जो है वो आज समाप्त हो गई है और अब यानी 5-6 बजे तक का समय था, वो 6 बज चुका है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का तीसरा चरण, वो भी 20 तारीख को। तीसरे चरण में हम क्यों लिख रहे हैं कि तीसरे फेज में बीजेपी साफ? सबसे पहले सुनते हैं अखिलेश यादव को और उसके बाद सुनेंगे योगी आदित्यनाथ को। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं और वो क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी शून्य हो जाएगी तीसरे फेज में, आइए जरा सुन लेते हैं। और जिस तरीके का पहले चरण में चुनाव हुआ है, मैं समझता हूं पहले चरण के लोग और पहले चरण का संदेश यहां भी पहुंच गया होगा कि पहले चरण से ही गठबंधन ने बढ़त बना ली है और दूसरे चरण का जो बोर्ड पड़ा है उसके बाद तो गठबंधन ने अपना शतक लगा लिया है। ये चुनाव तीसरे चरण का है और मैं ये कह सकता हूं कि तीसरे और चौथे चरण के बाद जो मतदान होगा उसके बाद दूसरा शतक भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में लग जाएगा। और जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए उनके समर्थक और नेता। और अभी मैं हमीरपुर आया था, झांसी के कार्यक्रम मैंने किए थे, अभी आपके बगल में कार्यक्रम करके गया हूं मैं, हमीरपुर, महोबा और झांसी। जो समर्थन मिला है उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ चुके हैं। और मैं कह के जा रहा हूं, ये तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के शून्य होने जा रही है, शून्य, इसको कोई वोट मिलने वाला नहीं है। तो सुना आपने, तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी शून्य होने जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला समाजवादी पार्टी पर। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि चर्चा आगे बढ़ाएं, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सुनना जरूरी है। करहल में गरज रहे थे और क्यों यहां जालौन में ये भाषण दे रहे थे। अभी जो आपको हमने सुनाया है, अखिलेश यादव जालौन में थे, वहां भाषण दे रहे थे और 3-3, 4-4, 5-5 रैलियां हो रही हैं इन लोगों की। हमारे साथ सीधे इटावा से जुड़े हुए हैं दिनेश शाक्य जी और अच्छी तरह से बताएंगे कि क्या वहां पर हाई वोल्टेज
पॉलिटिकल ड्रामा कैसा चल रहा है वो जरा बताएंगे दिनेश जी, लेकिन उनसे पहले ये सुन लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं करहल में, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं वो भी। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी के लोग आज बौखला गए हैं। करहल में अपनी करारी हार को देखते हुए वे अब आपा खो चुके हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला उनकी इस कायराना हरकत को प्रदर्शित करता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं भाइयों बहनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान बनोबल के कार्रवाई की है, और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। दिनेश जी, गर्मी शांत हो जाएगी, अभी भी रट लगाए हुए हैं योगी आदित्यनाथ। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तीसरे और चौथे चरण के बाद भाजपा शून्य हो जाएगी। आप ग्राउंड जीरो पे हैं, इटावा बिल्कुल कहें तो ग्राउंड जीरो ही है, एपी सेंटर है इस तीसरे चरण का। क्या कुछ है वहां से, क्या खबरें हैं, और जो दावे प्रतिदावे हैं उसमें कितना दम है? मैं ये कह सकता हूं कि इटावा और इटावा के आसपास की जो सीटें हैं उन सीटों को लेकर के इस समय जद्दोजहद है। इटावा और इटावा के आसपास के इलाके को यादव लैंड के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। इटावा के साथ में ही कासगंज है, मैनपुरी है, फरकाबाद है, एटा है, कन्नौज है, फिरोजाबाद है और औरैया। ये जिले जो हैं जो समाजवादी पार्टी के बड़े प्रभाव के तौर पे माने गए और कहे जाते हैं। यहाँ पर 29 सीटें हैं विधानसभा की। 2012 में इस इलाके से व्यापक जन समर्थन समाजवादी पार्टी को खासा हासिल हुआ था, लेकिन 2017 में जिस तरीके से अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच में विवाद हुआ, अनबन हुई, नतीजे के तौर पर बगावत हुई और स्थितियां बिगड़ी, तो इस इलाके के जो लोग थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कहा जाता समर्थन किया और समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना इस बेल्ट में करना पड़ा। लेकिन अब अखिलेश यादव के साथ में शिवपाल सिंह यादव आ गए और जिन्होंने खुलेआम सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार कर लिया, मान लिया है कि वो समाजवादी पार्टी के नए नेता, यानी कि मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को नेता मान लिया और 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी रणनीति और पूरी प्लानिंग और ताकत अपनी पूरी झोंक दी है। हालांकि शिवपाल सिंह यादव के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बसपा, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस में जाकर के चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। ये रही बात इस तरीके की। अब मुलायम सिंह यादव भी अपने बेटे जो करहल से उतरे हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनके लिए कल चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। देर शाम इटावा में एक जोरदार रोड शो हुआ। 10 किलोमीटर लंबा रोड शो था। विश्व प्रसिद्ध लायन सफारी जो अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहां से उसकी शुरुआत हुई और पूरा का पूरा इटावा, जिसको कहा जा सकता है कि लाल सलाम के तौर पर उसको कह सकते हैं, देख सकते हैं, लाल टोपी वाले लोग पूरे इलाके में दिखाई दे रहे थे। अखिलेश यादव ने खुल करके कहा कि अब तो चाचा भी साथ में आ गए, मामला और बड़ा हो गया और विधानसभा का रास्ता चाचा के साथ आने से बनता हुआ दिखाई दे रहा, बन जाएगा, कोई कठिनाई नहीं खड़ी हो रही है। तो फिलहाल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हाँ, इसी बीच रथ के साथ में जो तस्वीरें थी शिवपाल सिंह यादव को लेकर के आई, बाहर निकली, उन तस्वीरों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी छोटे बड़े नेता, खुद मुख्यमंत्री जी, उनको निरीह और उनकी जो हालत को देख करके, तस्वीरों को लेकर के तरह तरह के ऐसे कमेंट करने लगे कि शिवपाल सिंह की इस स्थिति को लेकर के उन्होंने कहा कि एक
राष्ट्रीय स्तर का नेता था, प्रदेश में उसका वजूद हुआ करता था कभी, लेकिन आज उसको एक सीट पर स्थापित कर दिया गया और ऐसी जगह नहीं बैठाई गई है, रथ के अंदर कुर्सी देनी चाहिए थी, पीछे खड़ा कर दिया गया। तो सहानुभूति लेने की कोशिश की गई है, क्योंकि पहले ये बातें आम थी कि शिवपाल सिंह यादव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को बोला है कि शिवपाल सिंह ताकतवर नेता है, मुलायम सिंह यादव के संगी साथी रहे, उन्होंने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया, लेकिन अखिलेश यादव को वो इतना ताकतवर और पैना नहीं मानते थे। लेकिन अब जो बदली परिस्थितियां हैं, क्योंकि भाजपा को ये उम्मीद संभावनाएं रही होगी, और ये बात शिवपाल सिंह ने खुद भी कही है पिछले दिनों की, अगर मैं चाहता 2017 में केंद्र में मंत्री बन सकता था। अब बात आई इसकी कि अब इस चुनाव में जो 20 तारीख को होने वाला है, 20 फरवरी को, उसमें क्या हो सकता है और क्या होगा। तो ये जो इटावा का जो गढ़ है, बेल्ट है, इस इलाके में जहां यादव मतदाता भी खासी तादाद में, मुस्लिम मतदाता भी खासी तादाद में, इसके साथ में ही यहाँ पर जो छोटी और अन्य जातियां हैं जो प्रभावी है, जैसे शाक्य जाति के मतदाता भी यहाँ है, लोध जाति के मतदाता भी है, यहाँ पर पाल जाति के मतदाता भी है। तो ये भी लोग समाजवादी पार्टी के साथ में आके खड़े हो गए हैं। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किए तो उनके साथ में एक बड़ा तबका शामिल हुआ राजनेताओं का, और वो जो राजनेता है समाजवादी पार्टी में जब ज्वाइन किए तो करीब ऐसी 100 सीटें मानी जा रही है इस यादव बेल्ट के अलावा, जो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कर सकती है। जी, बहुत सारी बातें आप कर रहे हैं और बहुत कुछ अभी आगे आपसे सुनना बाकी है, क्योंकि ये तीसरा फेज क्यों कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि यहां समाजवादी पार्टी जो है वो अगर उसका जो अध्यक्ष है वो अगर हार गया तो समाजवादी पार्टी हार जाएगी, कर हल की बात। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहां भाजपा शून्य हो जाएगी। पहले और दूसरे में सेंचुरी की बात, तीसरे और चौथे में 1 सेंचुरी और इसके साथ साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच, और इन सब पर अभी हम चिंतन मनन करने के लिए बैठे हुए हैं, विश्लेषण करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। विजय शंकर सिंह जी हमारे साथ हैं, लेकिन इनकी आवाज तो हमारे पास आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन इनसे भी जानेंगे। और खासकर जो कानपुर का एरिया है, आसपास का एरिया है, उधर के माहौल को भी विजय शंकर सिंह जी से समझना चाहेंगे हम। लेकिन एक कमेंट, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप भी उस एरिया को बहुत नजदीक से देखते हैं, जो दावे प्रतिदावे हैं, इन दावों प्रतिदावों में कितना दम आपको दिखाई दे रहा है, खासकर आज जब चुनाव की प्रक्रिया, खासकर इस तीसरे चरण के लिए वो चुनाव प्रचार की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है तब? देखिए राजीव जी, दावे प्रतिदावे तो मुझे लगता है कि सबके अपनी अपनी जगह ठीक ही होते हैं और करने भी चाहिए, जब तक कि पूरी तरीके से हार ना जाया जाए। तो योगी जी अगर दावा कर रहे हैं कि बुलडोजर खड़ा करवा दिया हमने मरम्मत के लिए और 10 मार्च को निकल आएगा, तो बुलडोजर जो है बैक गियर में चलेगा कि फ्रंट गियर में चलेगा, ये तो 10 मार्च के बाद ही मालूम पड़ेगा। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि चौथे चरण के बाद जो है दूसरा शतक पूरा हो जाएगा, तो ये भी 10 मार्च के बाद पता चलेगा। लेकिन जो हम लोग देख पा रहे हैं सतह पर क्या चल रहा है, और जो 2 चरण हो चुके और तीसरे चरण में जो मतदान होने जा रहा है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान हो चुका है, और आगे आने वाले चरणों में भी ये निश्चित तरीके से रुकने वाला नहीं। ये हम लोग जो है वो सतह पर देख पा रहे हैं। बाकी अब जनता किसको कितना देती है कितना नहीं देती है ये तो अलग की बात है, वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन दावे प्रतिदावे जो है मुझे लगता है कि योगी जी के दावे जो है वो आजकल वो मोदी जी से भी ज्यादा तगड़े होने लगे हैं। तो अब ये पता नहीं कि मोदी जी और योगी जी के बीच में है कोई ये चल रही है प्रतिद्वंदता की कौन कितने तगड़े दावे कर सकता है। अब ये तो कहा नहीं जा सकता, हालांकि योगी भी जो है वही एकदम शैली अपना रहे हैं भाइयों बहनों। अब संत जो है वो कोई कैसे भाइयों बहनों कह सकता हो, तो ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। हालांकि वो संत है या नहीं है इसमें अलग की समस्या है, क्योंकि वो कह चुके हैं वो तो क्षत्रिय हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी पॉलिटिक्स। अमलेंदु जी आपको रोकूंगा और आवाज, अमलेंदु जी आपको रोकूंगा और पूछना चाहूंगा, विजय शंकर जी हमारी आवाज आप तक आ रही है? जी आपकी आवाज मुझे मिल रही है, मेरी आवाज मिल रही है?
आपकी आवाज बिल्कुल आ रही, क्लियर आ रही है। वीडियो कोशिश करेंगे थोड़ी देर में आप सजीव दिखें यहां पर, लेकिन आपकी आवाज से तमाम बातें समझ में आएंगी। हमारे साथ दोस्तों विजय शंकर सिंह जी, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, आप जानते हैं पहले भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं और सटीक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। और खासकर विजय शंकर सिंह जी, आपसे यह जानना चाहूंगा कि एक तो आज ही एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है योगी सरकार को, और जबकि इस वक्त योगी सरकार कानून व्यवस्था और रिकवरी और खासकर बुलडोजर, आज भी बुलडोजर का नाम ले रहे थे योगी जी और कह रहे थे हमने बुलडोजर रिपेयर कराने के लिए भेज रखा है कि अब हमारी सरकार फिर से आएगी तो फिर चलवाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर चलाया उसमें यह कहा है कि नागरिकता कानून जो आप के खिलाफ जो यहां पर उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन हुए थे उसमें आपने जो लोगों के नाम छपवा करके, पोस्टर छपवा करके आपने रिकवरी करवाई, वो पैसे वापस कीजिए जो पैसे करोड़ों में हैं। एक कानून व्यवस्था और उसमें भी सीएए की बात, और इसको लेकर के खूब प्रचार प्रसार इन लोगों ने किया। अब ये पैसे करोड़ों में वापस करने का आदेश ऑलरेडी हो चुका है योगी आदित्यनाथ की सरकार को, बीजेपी को, और ये अभी 2 ही चरण का मतदान हुआ है, अभी 5 फेज का मतदान बाकी है। इस बीच में हालांकि ये खबर बहुत कम तमाम चैनलों पर आपको दिखाई देगी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एंटी बीजेपी ये खबर चलेगी और है भी, क्योंकि आपने जो किया सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत माना है। तो एक तो ये कानूनी पक्ष समझना चाहूंगा आपसे, और दूसरा जो है ये जो तीसरा फेज है उसमें एक महत्वपूर्ण जो एरिया है वो है कानपुर का एरिया, जहां 14 सीटें हैं देहात और नगर मिलाकर के देखा जाए तो, और पिछली दफा यहां जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि 14 में से शायद 11 सीटें बीजेपी के पास थीं। अब क्या स्थिति दिखाई दे रही है? एक तरफ इटावा की बात तो हमारे साथी दिनेश शाक्य जी कह ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा, क्योंकि अगर हम फेज बाय फेज और सीट बाय सीट अगर विश्लेषण करते चलें तो यह साफ समझ में आएगा कि अखिलेश यादव का जो दावा है उसमें कितना दम है। अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि 0 हो जाएगा तीसरे और चौथे फेज में बीजेपी का आंकड़ा? क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार। पहले तो मैं बुलडोजर पे कहना चाहूंगा, जब सरकार आई और जब सरकार ने कहा कि ठोको नीति लागू होगी और बुलडोजर चलेगा, तो ये दोनों ही नीतियां और दोनों ही आदेश कानून के खिलाफ है। पुलिस कानून को लागू करने के लिए एक सिस्टम है, लेकिन कानून को लागू करने का सिस्टम कानून के द्वारा ही निर्धारित है कि किस जुर्म की सजा आप कैसे दिलवाएंगे, कैसे अदालत तक ले जाएंगे। उसमें किसी को कुछ नहीं करना, एक एक चीज लिखी पड़ी है। तो जब बुलडोजर की बात आती है, जिसका मतलब आप स्वीकार कर लेते हैं कि जो वर्तमान सिस्टम है, लॉ का जो जुडिशियल सिस्टम है या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये या तो फेल हो चुका है या इसमें ऐसी कमियां आ गई हैं जिसका निराकरण किया जाना चाहिए। तो सरकार का दायित्व है कि समय समय पर ऐसी कमियों का निराकरण करती रहे, और इन कमियों का निराकरण भी संवैधानिक तरीके से ही हो सकता है, कानून में संशोधन करके हो सकता है, नए कानून बना के हो सकता है। लेकिन जिस तरह से बुलडोजर की बात चली, ये क्षणिक तुष्टि और क्षणिक संतोष जनता को जरूर देता है, लेकिन उसका लॉन्ग रन पे जाके उसका असर बहुत खराब पड़ता है और पुलिस भी बेअंदाज हो जाती है। और जब वो बेअंदाजी उनके ऊपर आती तब उन्हें लगता है कि काफी कुछ गलत हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को पकड़ा है। आपको सरकारी संपत्ति के नुकसान का मुआवजा वसूलने का अधिकार है, इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। वो ट्रिब्यूनल का जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का जज होता है, और उसकी अध्यक्षता में जो कमेटी होती है वो इसको तय करती है किससे कितना लिया जाए। सरकार ने ऐसा नहीं किया, सरकार ने एक एडीएम नियुक्त कर दिया और एडीएम के द्वारा उसने किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि आपने एडीएम क्यों नियुक्त किया, तो इन्होंने बाद में फिर एक डिस्ट्रिक्ट जज को नियुक्त किया। लेकिन ये जो नोटिस है ये पहले ही जारी हो चुके थे, वसूली भी पहले ही हो चुकी थी। जाहिर है वसूली भी बुलडोजर के ही डर से हुई थी, ठोक दो के ही डर से हुई थी। तो अब आज वो चीजें पलटी हैं, और अगर आज सरकार इन्हें वापस नहीं लेती तो हो सकता था सुप्रीम कोर्ट कल इसे खुद वापस ले लेता और स्ट्रक्चर भी पास करता, तो सरकार के लिए बहुत ही खतरनाक था। चुनाव का समय है, आने वाला समय में कौन सी सरकार आती है कौन सी नहीं आती है बात की बात है। दूसरी बात, आपने जो चुनाव के बारे में कहा, मैं अभी बनारस, इलाहाबाद और बस पूरब के कुछ जगहों पे जहां कुछ मेरा व्यक्तिगत कार्य था, मैं उधर से लौटा हूं। वहां से यहां तक जो भी रास्ता मिला
जहां जहां भी गाड़ी रुकी, लोगों से बातचीत किया, सबका यही कहना है कि भाजपा से लोग नाराज हैं। और ग्रामीण इलाके में सबसे ज्यादा नाराजगी लोगों को आवारा पशुओं से है। राशन की भी बात चली तो फ्री राशन मिल रहा है। इस फ्री राशन को भी लोग बहुत ही गर्व से नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक शर्म से देख रहे हैं कि ऐसी और नौबत आ गई है कि उन्हें भीख पर जीना पड़ रहा है। तो कुल मिला जुला के बनारस से यहाँ तक की जो स्थिति है उसमें मुझे लगता है कि भाजपा काफी चुनौती का सामना कर रही है। और पूर्वांचल में जैसा ये कहा जा रहा है किसान आंदोलन के बेल्ट की तरह असर तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहां पर भाजपा को भी काफी जहमत झेलनी पड़ेगी। कानपुर देहात और कानपुर नगर में यहाँ लंबे समय तक रहा हूं, अभी भी संपर्क है। यहाँ पर भी नाराजगी है। एक तो इंडस्ट्रियल सिटी है लेकिन बेरोजगारी बहुत है, बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं और नोटबंदी के बाद ही बंद होना शुरू हुई है। दोबारा जब ये कोरोना आया तो उसका भी असर पड़ा है, इलाज का भी असर पड़ा है, तो लोग नाराज हैं। व्यापारी वर्ग जो भाजपा का कोर वोटर है उनकी हालत और खराब है, उनके बहुत से पैसे डूब गए हैं, उनका बिजनेस भी डाउन हो गया है। जाहिर है जब बाजार में डिमांड नहीं रहेगी तो बाजार करने कौन जाएगा। तो इन सब देख के लगता है कि यहाँ पर भी स्थिति भाजपा की बहुत अच्छी नहीं है। कुछ रोड शो ऐसे हुए हैं, अमित शाह का रोड शो हुआ है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोड शो होता है भाजपा के लिए, उसमें एटलीस्ट जो भीड़ इकट्ठी करते हैं वो भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई। इसमें तिरानी का रोड शो फ्लॉप हुआ। मीटिंग छोटी मोटी जो स्थानीय नेताओं के केवल एक सतीश महाना एक नेता है, भाजपा के मंत्री भी हैं, लंबे समय से जीतते रहे हैं, उनकी स्थिति मुझे लगता है कि वो शायद बिल्कुल निरापद तरीके से निकल जाएंगे। बाकी सबको कहीं न कहीं संशय है। और कांग्रेस की भी स्थिति है, 2 विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस कुछ जीत सकती है। एक तो कैंट है और एक अजय कपूर है जहां से लड़ रहे हैं गोविंद नगर से, वो है। तो यहाँ की स्थिति आप कह रहे हैं पूरब से लेकर के कानपुर तक पूर्वांचल में क्या स्थिति है और कानपुर की क्या स्थिति है, कानपुर देहात हो नगर हो और सब जगह जो बातें जो जनता है जो कह रही है, मतदाता जो कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण बातें यहां आ रही हैं। जयशंकर जी आपके पास आऊं, लेकिन एक बाइट दिखाना चाहता हूं अखिलेश यादव की ओर। अखिलेश यादव जरा, ये जब गर्मी की बात हो रही थी तो अखिलेश यादव अपने अंदाज में आजकल भाषण देने लगे हैं। 2012 और 2022 में अखिलेश यादव में बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आइए जरा सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा जयशंकर जी। सबसे ज्यादा घटनाएं महिलाएं और बेटियों बहनों के ऊपर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। देश में जो शिकायतें हो रही हैं उसमें 50% शिकायतें महिलाओं की केवल उत्तर प्रदेश से है। ये बताएं आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इनकी शक्लें देखी, भाषा बदल गई। बताओ कौन खिसिया जाता है? आप तो इन बातों को जानते हो कि कौन खिसियाता है? जो हारने लगता है। इनकी भाषा देखी, कहां की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे बहन ये क्यों, मैं जानता हूं 5 साल आप लड़ती नहीं, बाबा मुख्यमंत्री से आपकी मदद नहीं की। बीएड टेट वालों की मदद समाजवादी पार्टी करेगी सरकार बनने पर, और आपने हमारा घोषणा पत्र भी पढ़ लिया होगा कि बीएड और टेट वालों की नौकरी का इंतजाम भी समाजवादी सरकार में होगा। तो जयशंकर जी सुन रहे थे आप अभी अखिलेश यादव को, और समाजवादी पार्टी किस प्रकार काम करेगी और किस प्रकार बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, और तीसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ कहा जा रहा है कि पहला और दूसरा जो था, यहां किसानों की नाराजगी, जाट और किसान एक हो गए थे, मुसलमानों की संख्या इस एरिया में बहुत ज्यादा है, उससे भी फर्क पड़ा और यहां पर कहीं ना कहीं लीड लेती हुई समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। लेकिन तीसरा और चौथा फेज बहुत पास में भी है। तीसरा परसों है यानी 20 तारीख को, और चौथा जो है बिल्कुल 3 दिन बाद 23 तारीख को है। ये दोनों फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, इसलिए भी कि बुंदेलखंड का भी बहुत सारा पार्ट इस दोनों फेज में है। क्या कहेंगे आप? दिनेश साके जी ने बहुत ही अलग अलग एरिया को बांट करके बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे ढंग से बताया है। आप भी बहुत नजदीक से देख रहे हैं इस पूरे एरिया को, और इस एरिया में अखिलेश यादव के जो दावे हैं उसमें कितना दम दिखाई दे रहा है आपको? जयशंकर जी। राजीव जी, पहली बात तो योगी जी का मैं सुन रहा था, तो मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी को अपने
रणनीतिकारों पर थोड़ा विचार करना चाहिए, जो उनके लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं, उनके लिए भाषण तैयार कर रहे हैं, तो उनके ऊपर उनको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के उन्होंने गर्मी उतारने वाली जो बात करी, उसने जाट युवाओं को, जाट किसानों को चुनौती दे दी। उनके पुरुषार्थ को एक तरह से उन्होंने चुनौती मान ली। हम भी आपके साथ भी घूम रहे थे, ऐसे भी हम बहुत सारे गांव में गए थे। उन्होंने कहा कि साहब ये हमारी गर्मी ठीक करेगा, ठंडा करेगा। हम तो देखो ना, इस ठंड में भी ये बिना स्वेटर के, बिना कोट और जैकेट के बैठे हुए हैं, तो हमारी ये ठंड, इसकी हिम्मत है, हमारी ये गर्मी को उतारेगा। तो जो जाट इधर उधर थोड़ा हो सकते थे, उनको भी लामबंद करने का काम किया योगी जी के उस भाषण ने। अब यहाँ इटावा और ये मैनपुरी वाले इलाके में आकर के उन्होंने एक तो बुलडोजर चलाने की बात करी कि हम बुलडोजर रिपेयर करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर चलेंगे। दूसरी तरफ आपको याद होगा उन्होंने कहा कि साहब पहले सैफई महोत्सव होता था और अब तो सांस्कृतिक महोत्सव हो रहा है। अब सैफई महोत्सव होता था, सैफई के लोगों से आप कह रहे हैं, सैफई के इलाके में जाकर के कह रहे हैं ये बात। तो ये तो सैफई के लोगों को, वहां के जो आप बता रहे थे, हमारे मित्र दिनेश साके भी बता रहे थे कि वो यादव बहुल इलाका है, वहां जाकर के आप, तो फिर यादव युवाओं को पहले से भी आप गालियां देते रहे हैं, उनके ऊपर कटाक्ष और कमेंट करते रहे हैं। तो एक तरह से वो भी जब पहले से जितना थे ही थे, अब थोड़ा और लामबंद होकर और उत्साहित होकर के काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। मुलायम सिंह आ गए मंच पे, एक और उसका अलग एक असर पड़ गया है। अब उस पर भी देखिए क्या मजेदार है, मतलब बड़े लोगों ने, भाजपा के बड़े लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव को खुद पर भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए अपने पिताजी मुलायम सिंह को ला रहे हैं। अरे भाई, मुलायम सिंह यादव क्या सक्रिय राजनीति में नहीं है? वो समाजवादी पार्टी के संरक्षक नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं है। सांसद, संरक्षक और नेता होने के नाम पे वो नहीं आएंगे, उनको भाषण नहीं करना चाहिए। भाई, तुम्हारे मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है कि तुम गली गली थूक चाट करके पर्चे बांट रहे हो यार। ये सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री खुद हेलीकॉप्टर ले लेकर के घूम रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। भाई, आप कहिए अपने मुख्यमंत्री को कि हिम्मत है तो जाके लड़ लो चुनाव। आप क्यों गली गली घूम रहे हैं? आप क्यों पर्चे पोस्टर बांट रहे हैं? तो ये इन सब बातों को लोग बड़ा गंभीरता से लेते हैं, चुनौती के रूप में लेते हैं। अब रह गई बात जैसे बुलडोजर के बारे में, विजय शंकर सिंह जी ने कहा। विजय शंकर सिंह पुलिस के आला अफसर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस और बुलडोजर किसी के होते नहीं है। यही पुलिस है जिसके कारण योगी आदित्यनाथ जी आप लोकसभा में रो रहे, मिमिया रहे थे, बचा लीजिए बचा लीजिए। और यही बुलडोजर है। अगर 10 मार्च को नतीजे कुछ इधर उधर हो गए तो आश्चर्य नहीं कि यही बुलडोजर मठ, जो गोरखनाथ मठ, उसके ऊपर जो अतिक्रमण के आरोप लगते हैं, उस अतिक्रमण पर भी चल सकता है। इसलिए इन सब चीजों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए आपको अपने 5 साल के काम पे। 5 साल में अगर जो आपने काम किया हो, अच्छे काम किए हो, तो उसके आधार पे वोट मांगिए। बुलडोजर, गर्मी ठंडा कर दूंगा, अरे भाई क्या है आप राजनीतिक हैं कि गुंडे हैं, लफाड़ी हैं, क्या है आप? क्या ठंडाई कर देंगे, गर्मी शांत कर देंगे? ये काम कानून व्यवस्था का है, कानून बना हुआ है, भारत में एक संविधान है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा कि साहब लोकतंत्र में अगर सराहना करने का, प्रशंसा करने का किसी को अधिकार है तो विरोध करने का भी उतना ही अधिकार है। और विरोध करने वालों की आप कुर्की कराने लग गए, विरोध करने वालों को आप नोटिस भेज करके लाखों लाख रुपए उनसे वसूल करने लग गए। आप लोकतंत्र के नाम पे जो आपको 5 साल का मौका मिला, आपने सभी तबकों के लोगों को निराश किया और अपमानित किया। तो उसका बदला मुश्किल है कि आप लोग बेशरम हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार रहा है, इस मामले में फटकार रहा है, इसके पहले कोरोना से लेकर के बाकी सारे सवालों पे फटकार रहता है, लेकिन आप पर तो कोई असर पड़ता नहीं है। फिर भी कुछ भी कहावत है ना कि 100 जूते पड़े तमाशा घुस के देखो। तो सुप्रीम कोर्ट डंडे मारते रहे, फटकारते रहे, लेकिन आप जो है अपना कुछ भी करते रहिए, अलवल बोलते रहिए। और जहां तक बात तीसरे राउंड की है, देखिए अखिलेश यादव चूंकि राजनीति में है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको कुछ भी कहने का अधिकार है, शून्य हो जाएगी, साफ हो जाएगी। भाई ये काम तो जब अमित शाह जी कर सकते हैं, बीच बीच में कही रहते 300 के पार, हालांकि अब तो बेचारे कह रहे हैं कि बहुमत की सरकार, अब वो 300 का बात नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो कभी 400 की बात कर दी। देखिए राजनीति में विश्वास जरूरी है, आत्मविश्वास उससे अधिक जरूरी है, लेकिन अति विश्वास कतई जरूरी नहीं। तो अपने को मान करके चलना चाहिए। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं,
और जो कुछ तीसरे राउंड के जो जिले हैं जहां जहां चुनाव हो रहा है, यहाँ मुख्य रूप से यादव बहुल तो है ही है, लेकिन दलितों की आबादी भी इलाकों में बहुत है। बहुजन समाज पार्टी का भी कभी यहाँ काफी अच्छा प्रदर्शन होता रहा है। साक के लोग हैं, जैसे दिनेश साके जो हैं, दिनेश साके जी के जातीय लोगों की तादाद वहां काफी है। साके जो कोरी, कुशवाहा, मौर्य जो हैं, यहाँ साके लिखते हैं, इन लोगों की आबादी है। ब्राह्मण भी हैं। तो अब मुश्किल क्या है कि आज की तारीख में बीजेपी के सब खिलाफ हो गए। साके जैसा दिनेश भी बता रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो समाजवादी गठबंधन में आ गए हैं जब से स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो उसको लेकर के साके लोगों में पहले भी मुलायम सिंह का काफी असर रहा है। राम सिंह साके समाजवादी नेता होते थे और भी ऐसे लोग हैं उनके यहाँ पहले से भी हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के आ जाने के साथ थोड़ा उनका बढ़ा है। दूसरी तरफ जो कानपुर की जो घटना हुई विकास दुबे वाली, विकास दुबे से किसी को सहानुभूति नहीं, लेकिन खुशी दुबे के साथ हर किसी की सहानुभूति हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो चाहे किसी और समाज का भी, कि भाई खुशी दुबे का क्या अपराध था। 3 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी उस महिला को आपने उठा करके बंद कर दिया, अभी तक जेल में है वो, उसका अपराध क्या था। तो इसको लेकर के ब्राह्मणों में भी खलबलाहट है पूरे इलाकों में। जो ब्राह्मण 2017 में 2019 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे, उसमें सेंध लगी है, उसमें कुछ ना कुछ तो हट करके कुछ कांग्रेस के पास भी जा रहे हैं, कुछ इधर आ रहे हैं। अब इनका भरोसा यही है कि जो मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो ट्रांसफर कराने की बात हो रही है कि शायद वो बसपा का वोट भाजपा की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जहां तक हमारी समझ है, बहुजन समाज पार्टी में जो युवा तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो अगर इस तरह की कोई भी कोशिश होती है तो उसको वो विफल करेगा, क्योंकि वो अंबेडकर को मानता है, कांसीराम को मानता है। और कांसीराम और अंबेडकर बिकने की राजनीति नहीं करते थे। मायावती जी भले अपने वोटों का सौदा कर सकती हैं, अपनी सीटों का सौदा कर सकती हैं, लेकिन कांसीराम और अंबेडकर की राजनीति में नहीं था। और कहीं ना कहीं लोहिया और अंबेडकर के जो एकता की बात चल रही थी, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी अंबेडकर वाहिनी और इस तरह से बनाया, भीम आर्मी सब करके क्या है वाहिनी बनाया है, उसका भी कुछ न कुछ असर दिखाई दे रहा। तो ये जैसा विजय शंकर जी कहे थे, मैं एकदम 100% सहमत हूं उससे। वो बनारस होकर गए हैं, इलाहाबाद या और इलाकों में गए हैं, हम तो उस इलाके के ही हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की जो स्थिति है, हालांकि देखिए ये 2 राउंड के जो फिगर आए हैं, जो आंकलन आए हैं, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को कुछ और आगे बढ़ा दिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लगातार इस तरह के फर्जी व्हाट्सएप मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, मैं हिंदू हूं तो मैं मुसलमान को एकजुट होकर के वोट दे रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, इस तरह की तमाम चीजें, ये कोशिशें होंगी। लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल का जो आंकड़ा होगा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहीं कमतर नहीं होगा, ये मेरा मानना है। जी राज, बहुत सारी बातें और पूर्वांचल की बात आप कर रहे हैं, और खासकर इस वक्त जब तीसरे और चौथे फेज का मतदान है, इस फेज में जो कुछ भी होगा वो तो सामने है, जो होने वाला है उसकी आहट सुनाई दे रही है। लेकिन इस बीच जोरदार झटका लगा है उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से। ये अभी थोड़ी देर पहले इस पर हम चर्चा कर भी रहे थे, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद जो इसके खिलाफ आंदोलन हुए थे, शाहीन बाग आपको याद होगा, और शाहीन बाग के तर्ज पर ही लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग शहरों में जो आंदोलन हुए थे, उसके बाद योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए कई आंदोलनकारियों के फोटो लेकर के और अलग अलग पर्चे और पैम्पलेट्स और साथ में कहे तो होर्डिंग्स लगवा करके वसूली भेज दी थी सरकार। लेकिन अब उस वसूली की गई थी, वो वसूली जो है अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पैसे साहब वापस कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। जरा एक रिपोर्ट देख लेते हैं, 1.5-2 मिनट की रिपोर्ट है इसी मसले पर, यह देख लेते हैं। और क्यों इस चर्चा में इस सुप्रीम कोर्ट को हम लेकर आ रहे हैं, इस फैसले को लेकर के आ रहे हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा हमने अभी की थी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि विजय शंकर सिंह जी, हालांकि उनका वीडियो नहीं है हमारे साथ में, ऑडियो उनका हमारे साथ में है और उनको अभी सुन भी रहे थे, और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चूंकि पुलिस क्या कुछ करती है, क्या कुछ कर सकती है, वो बता रहे थे। थोड़ी और भी चर्चा इस पर करेंगे हम, और क्यों ये एक बड़ा झटका माना जा सकता है ऐन चुनाव के वक्त सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं।
दिसंबर 2019 में सीएए एनआरसी कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए थे। यूपी में भी कई जिलों में प्रदर्शन किए गए थे। प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था, जिसके चलते योगी सरकार ने कड़े नियम बनाते हुए ऐलान किया था कि जो भी लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सरकार उसकी भरपाई उन्हीं लोगों की संपत्ति जब्त करके करेगी। योगी सरकार के इस ऐलान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से दिसंबर 2019 में कथित सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों जारी किए गए रिकवरी नोटिस को वापस लेने के लिए कहा था। और अब योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ रिकवरी नोटिस और उसके लिए शुरू की गई कार्रवाई को वापस ले लिया गया है। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि रिकवर की गई रकम को वापस किया जाए। आपको बता दें कि ये धनराशि करोड़ों में है। साथ ही यूपी सरकार को इस बात की इजाजत दे दी है कि वो एंटी सीएए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नए कानून यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है। इससे पहले 11 फरवरी को शीर्ष अदालत ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि यूपी सरकार की कार्यवाही निर्धारित कानून के खिलाफ थी। पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए की गई कार्रवाई में खुद शिकायतकर्ता, फैसला करने वाले और अभियोजक की तरह काम किया है। अब योगी सरकार के रिकवरी नोटिस वापस लेने वाले फैसले को देखते हुए कहा जा सकता है कि चुनावों के चलते योगी सरकार ने अपने घुटने टेक दिए हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट। तो योगी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों बैकफायर कर सकता है इस चुनाव के वक्त, ये जरा समझना चाहूंगा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपसे, और आपके बाद फिर सीधे आना चाहूंगा विजय शंकर सिंह जी के पास में, और बहुत कुछ इससे भी संबंधित और उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भी क्या कुछ होने जा रहा है उससे संबंधित भी बातें। लेकिन आप जो देख रहे हैं दीपक जी, इस फैसले का नागरिकता संशोधन कानून एक बार ये मामला जो है दिल्ली से चल करके देश के कई हिस्से में पहुंचा था, इसके खिलाफ आंदोलन, और लेकिन अब जब एकजुटता की बात, और जैसे अभी हमारे साथी जयशंकर जी कह रहे थे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कहा जा रहा है कि मुसलमान तो एकजुट हो गए हैं, आप हिंदू क्या कर रहे हो। लेकिन यही चिंता जो है कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा आरएसएस की तरफ से भी आई है कि हिजाब का मसला जो है वो मुसलमानों को एकजुट कर गया, लेकिन हिंदू जो हैं वो अभी भी शांत बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा खराब समय चल रहा है और कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो बड़े ऐन वक्त पे आ रही हैं। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की हालत पहले से इतनी खराब है, वो इसमें सीएए जो है, आप याद कीजिए कि सीएए किन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था। भारत के जितने एनजीओज हैं, भारत के जितने प्रबुद्ध लोग हैं, जितने नागरिक स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, समानता के बारे में बात करते हैं, एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो इस आंदोलन के पीछे था, उसके साथ था, और यही वर्ग है जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करता है भारत की जनता को। तो इस समय जो सीए जो मामला आया है, इससे झटका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लगा है। लेकिन इसके अलावा केवल भारतीय जनता पार्टी के यूपी की सरकार के लिए नहीं है, इस समय 2-3 और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हुई है राजीव जी, जो मैं बताना चाहता हूं कि समग्रता से इसका असर बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है और उसकी सरकारों की कार्यप्रणाली की ओर इंगित करता है। और दुर्भाग्य यह है, भारत का दुर्भाग्य यह है कि ये सारी चीजें विदेश में भी हो रही हैं। परसों ही सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं ली सीन लुंग, इन्होंने संसद में भाषण देके कहा कि यह नेहरू का देश नहीं है, और इस नेहरू के देश में आज जो है 50% सांसद जो हैं वो रेप और हत्या के आरोपी हैं, और इनमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो रूलिंग पार्टी की है। तो इस तरीके से विदेश में, और कल ही एक और बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, एक एजेंसी है लेंसेंट ने बताया है, उसमें 161 देशों में 20 लाख महिलाओं से बातचीत करने के बाद पाया है कि दुनिया की हर चौथी महिला के ऊपर अपराध होता है, और इसमें भारत में जो है इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। और भारत में भी उत्तर प्रदेश में उसने बताया है कि 15,600 से ज्यादा केस अकेले उत्तर प्रदेश में है। अब आप देखिए कि बाकी से राज्यों से उसका गैप कितना ज्यादा है। उसके बाद जो दिल्ली आता है वो करीब 3300 है, और बाकी सब 3-4-5 और राज्य है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहां 1,500 के आसपास है। तो उत्तर प्रदेश की ये जो सारी चीजें हैं, उसका जो कुप्रशासन है, उसका जो कानून और व्यवस्था की जो आप बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात सभाओं से कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज के सोशल मीडिया के जरिए और अन्य तरीकों से साइबर दुनिया है ये, यहाँ सब कुछ सबके सामने बड़ा
ओपन होकर सामने चला आ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से झटके लग रहे हैं, कुछ चीजें हैं जैसे उसके बारे में काफी चर्चा अपने मित्रों ने भी कर ली, जैसे परिवार क्या नाम मुलायम सिंह जी का, अखिलेश जी का परिवार भी इकट्ठा हो गया, इसका असर हो रहा है। अमित और स्मृति ईरानी की सभाएं फ्लॉप हो रही हैं। परसों अमित जी की एक और ऐसी सभा हुई थी जिसमें खाली कुर्सियां नजर आ रही थी। और एक और आप देखिए कि एक बड़ा जबरदस्त नारा हुआ करता था जो इन दिनों गुम है। अक्सर मोदी जी जाके पूछते थे हाउ इज द जोश, वो हाउ इज द जोश जो है पूरी तरीके से गायब हो गया है। और मुझे लगता है कि अगर यही हालत रही तो कुछ समय के बाद, शायद तीसरे राउंड के बाद, चौथे राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी के वो पर पानी छिड़क के पूछना पड़ेगा कि हाउ इज द होश ठिकाने जो है भारतीय जनता पार्टी के लगते जा रहे हैं, वो उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। तो इस तरीके से हम देखें तो, और मैं ये नहीं जानता कि इसमें हाफ की बात और साफ की बात क्या है, नहीं जानता। अखिलेश कहते हैं कि हाफ बनकर उड़ जाएंगे, तो हाफ साफ हाफ ये कब होता है मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर है कि नैतिक रूप से भाजपा जो है बड़ी कमजोर नजर आ रही है। और इसका जो सन्नाटा है वो सारा सन्नाटा हमको सोशल मीडिया पे दिख रहा है। बड़ी संख्या में जो उसकी जो ट्रोल आर्मी जो है, मुझे लगता है कि बीटिंग रिट्रीट कर गई है और अपने खंडकों में वापस घुस गई है। एक और बात है, अब ये लग रहा है, जो मेरे पास कुछ रिपोर्ट भी आई है, ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि हालत बहुत खराब है, तो चलिए 2024 की तैयारियां शुरू करें। और थिंक टैंक वहां पे ग्रुप बनाया गया है जिसमें देवेंद्र फडणवीस है, जिसमें भूपेश बघेल है, धर्मेंद्र प्रधान है, अनुराग ठाकुर है, राजेंद्र सिंह शेखावत है। इनको लेके एक ऐसी बात चल रही है केंद्रीय नेतृत्व में, शीर्ष नेतृत्व में, कि ये चुनाव तो हाथ से चला गया, अब 24 की तैयारियां शुरू करो। इस बीच जो 2-3 राज्यों के चुनाव आएंगे उसमें देखा जाएगा क्या होता है। तो ये जो सीधे 22 के चुनावों को छोड़कर सीधे 24 पे भारतीय जनता पार्टी का जाना, ये बताता है कि हताशा जो है वो छोटी मोटी नहीं है, अच्छी खासी बड़ी है। और इसका असर जो है ये नजर आ रहा है। वहां की ग्राउंड रिपोर्ट जो है उसमें दिनेश जी बताएंगे, जयशंकर जी वगैरह जो है, विजय शंकर सिंह है, अमरेंद्र साहब है, ये मुझसे बेहतर वहां की रिपोर्ट को जानते हैं। लेकिन मैं इन चीजों से परे हट के जो देख रहा हूं वो मैं देख रहा हूं कि चारों ओर से जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बातें शुरू हो गई हैं, और ये है भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। राजीव जी, बहुत सारी बातें आप कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर विजय शंकर सिंह जी, और हालांकि उनका वीडियो नहीं आ रहा है दोस्तों, लेकिन उनकी आवाज हम तक पूरी अच्छे से आ रही है। विजय शंकर जी, आपसे ये समझना चाहूंगा, बहुत सारी बातें अभी कर रहे हैं, बता रहे हैं हमारे साथी दीपक पाचपोर जी, और उनसे पहले हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी ने भी अपनी बातें रखी, और खासकर इस एरिया में तीसरे और चौथे फेज में जो कुछ होना है, और वहां से आगे बढ़े तो जो छठा और सातवां फेज है जिसमें गोरखपुर भी आता है, उधर आजमगढ़ भी आता है, मऊ भी है, बहुत सारा एरिया। और इस एरिया में जब पश्चिम से पूरब की ओर हम बढ़ रहे हैं चुनाव दर चुनाव, तो यह कहा जा रहा था कि पश्चिम में तो चलो भाजपा किसान आंदोलन के कारण परेशान दिखाई दे रही है, लेकिन अब धीरे धीरे वो संभल जाएगी। लेकिन जैसी रिपोर्ट्स और जैसी खबरें और जैसी बातें आप लोग बता रहे हैं, उससे तो साफ यही लग रहा है कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, उनमें वो जो कह रहे हैं, एक तरफ इधर योगी आदित्यनाथ गर्मी की बात कर रहे हैं, गर्मी में सर्दी की बात कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हाफ साफ और भाफ, और फिर बूथ पे भूत। कुछ तुकबंदियां ऐसी हो गई हैं जो कि सुनकर के और बोल के अच्छा तो लगता ही है, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है, लेकिन इन तुकबंदियों में कितना दम दिखाई दे रहा है, जरा विश्लेषण कीजिए विजय शंकर सिंह जी आप। और जो बातें यहां रखी जा रही हैं हमारे तमाम साथियों के जरिए, चाहे जयशंकर जी हों, चाहे अमलेंदु उपाध्याय जी हों, चाहे दीपक पाचपोर जी हों, थोड़ी देर पहले दिनेश साक्य भी बता रहे थे, इन विश्लेषणों में आपको कितना दम दिखाई दे रहा है कि क्या सचमुच धरातल पर यही सब, क्योंकि अभी आप उधर से घूम के आ रहे हैं, इसलिए भी जानना जरूरी है कि धरातल पे बीजेपी कमजोर होती जा रही है चुनाव दर चुनाव, जो कि बीजेपी का दावा है कि चुनाव दर चुनाव हम मजबूत होते जाएंगे। और एक बात और जोड़ दूं, उसके बाद आपके पास आऊं, कि बीजेपी के बारे में यह कहा जाता है कि यह अंतिम समय तक हथियार नहीं डालती है, क्या इसमें भी दम है? जहां तक तुकबंदी की बात है, तो तुकबंदियों का ये सिलसिला प्रधानमंत्री जी के भाषणों के साथ शुरू हुआ है, कभी अंग्रेजी में, कभी हिंदी में। कुछ सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन वो क्षणिक होती है। और जहां तक क्षेत्र का असर है, शायद भाजपा की उम्मीद रही
कि वो अपने पुराने हथकंडों से चुनाव जीत जाएगी, पुरानी स्ट्रेटजी से चुनाव जीत जाएगी। उनकी स्ट्रेटजी ये है समाज में विभाजन फैलाकर, डराकर, मुसलमानों को हिंदुओं से डराकर, हिंदुओं को मुसलमानों से डराकर वो अपनी राह आसान कर लेंगे। लेकिन ये ऐसा कुछ हुआ नहीं। सबसे बड़ा डर मुजफ्फरनगर में था, क्योंकि वहां एक बार हो चुका था और उसका असर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा पड़ा था। लेकिन उसके बाद फिर वहां हुआ नहीं। और किसान आंदोलन की जो उपलब्धि रही है किसान कानून वापस लेने के बारे में, उसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूं कि किसान आंदोलन ने सारे राजनीतिक दलों को जनता के असल मुद्दों पर लाके रख दिया है कि अब बात करनी है तो इसकी बात करो, अब बहुत हो चुका है हिंदू मुसलमान की बात। राष्ट्र की बात करते हैं कि राष्ट्र पे खतरा है, लेकिन जब जब भी देश पर कोई बाहरी आक्रमण हुआ हो, 65 का हुआ हो या अभी 71 का हुआ हो या कारगिल हुआ हो, पूरा राष्ट्र चाहे कोई किसी धर्म का हो रहा है और सबने तन मन धन से इसको सपोर्ट किया है। आज एक काल्पनिक भय आप पैदा करके एक डराने का जो माहौल आप कर रखे हैं, 80% 80-20 का ये करके कि 20-80 को ओवरटेक कर लेगा। हालांकि अब उन्होंने इसको बदल दिया है, अब उसको ये नहीं बात करते हैं। इन्हें उम्मीद थी कि 80 एकजुट हो जाएगा और 20 से डर जाएगा। मैं अपने मित्रों से भी कहता हूं कि आखिर किस बात का डर है, लेकिन डर कोई नहीं बताता। एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक भूत का भय दिखा के आप कर रहे हैं। तो उसी पर तो राकेश टिकैत की बात याद आती है कि वोट भी सारा कोको ले गई, वो भी काल्पनिक है, ये भी काल्पनिक है। अच्छा, दूसरी बात जहां तक गांव की बात है, 5 सालों में या 7 से उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 5 सालों में कोई भी भर्ती नहीं हुई है। पुलिस में अमूमन हर साल 2 भर्तियां होती थी, एक सिविल पुलिस में और एक हमारे पीएससी है आर्म फोर्स यूपीपीएससी, उसमें होती थी। और गांव के लड़के तैयार होते थे, सुबह सुबह दौड़ते रहते थे इस उम्मीद में कि भाई 6 महीने बाद भर्ती आने वाली है। 5 साल में शायद एक भर्ती हुई है, वो भी अदालत में अटक गई है। कोई भर्ती नहीं हुई है, भर्ती लेने का कोई रोड मैप नहीं है। टीटी वाली स्थिति सभी जानते हैं टीचर्स की। अभी 69,000 भर्ती हुई, उसमें ओबीसी को जो कोटा मिलना था नहीं मिला। जाहिर है कि इन सब चीजों का असर कोर्ट में आगे जाके अटकती है चीजें। कोर्ट में जब जाता है तो कोर्ट ये नहीं देखता है कि आपकी बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, कोर्ट ये देखता है कि आपने उन कानूनों का पालन कैसे किया है। नहीं आप पालन करेंगे तो लटका देता है। सीए में क्या हुआ? सवाल यह है कि सरकार, मैं अगर एक वाक्य में कहूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सारी मानसिकता ये थी कि आप अपनी मर्जी से करिए, कानून चाहे जो कहे। मतलब मेरा कहना ही कानून है, मेरी मर्जी ही कानून है। फासिज्म को तो का रूप भी तो यही है ना। मैं कुछ नहीं जानता, जो मैं कह रहा हूं वो करिए। कभी कभी पुलिस में भी ऐसा होता है कि मीटिंग में हम लोग जो कायदे की चीज बताने लगते हैं तो अधिकारी भी सीनियर अफसर कहते हैं नहीं जो कहा जा रहा है वो करिए। हमें भी पता और उन्हें भी पता है कि जो कहा जा रहा है वो करने से अदालत में मामला नहीं टिकेगा। तो इस तरीके से लोगों में काफी असंतोष है, बेरोजगारी है, महंगाई है। अच्छा, दूसरी चीज एक्सप्रेस वे है, हाईवे है, इन सब चीजों का असर तब पड़ता है जब उसके साथ जुड़े हुए उद्योग वहां लगे और उद्योगों में लोगों को नौकरियां मिले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो विकास का ये मॉडल तय करना पड़ेगा कि आपके विकास का मॉडल क्या है। आप इलाहाबाद में कहा है कि हम उड़ने वाली बस चलाएंगे। उड़ने वाली बस में बैठेगा कौन? बैठने की हैसियत जिसकी वो तो बैठेगा। आप हर शहर में एयरपोर्ट बना दें, लेकिन जहाज में बैठेगा कौन? तो सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक आप नीचे से गांव में लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, पढ़ने की शिक्षा नहीं मिलेगी, अस्पताल नहीं मिलेगी। अब बीमा की बात करते हैं, स्वास्थ्य बीमा मिल गया, हमें बीमा मिल गया, बीमा का पैसा भी मिलेगा, लेकिन इलाज मैं कहां करूं? सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है। निजी अस्पताल तो शायद एक बीमा में जितना पैसा मिला वो एक ही रोग में खा जाएंगे। तो बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को अब समझ में आने लगी हैं। तो अब जब सही सवाल को जनता पूछने लगी है तो ये भागने लगे हैं। तो अब इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है और ये हमेशा इलेक्शन मोड में रहने का कारण है कि गवर्नेंस का मोड ही नहीं आ पाया, चुनाव जीतने का ही मोड आया है। तो इसको लेकर अब भाजपा चाहे जो भी चिंतन करे, मुझे नहीं पता उनकी अंदरूनी राजनीति क्या है, लेकिन फिलहाल जनता इस मामले में इनसे ज्यादा जागरूक है और वो अब समझ रही है कि भाई हमें 7 सालों में या 5 सालों में ऐसा कुछ नहीं मिला। तो वो मुझे लगता है इनको सबक सिखाने के लिए, सरकार बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब कल जो भी स्थिति हो वो तो 10 तारीख को ही पता लगेगा।
बिल्कुल बिल्कुल 10 तारीख को पता लगेगा कि क्या कुछ हुआ और जनता ने किसके पक्ष में वोट दिया है और किसकी जीत हो रही है। हालांकि इसमें अभी ज्यादा वक्त नहीं है और उसमें भी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और 2 चरण बिल्कुल अगले 3-2-5 दिनों में है, यानी परसों तीसरा चरण और उसके बाद 3 दिन बाद चौथा चरण। और चुनाव दर चुनाव यानी मतदान के दिन जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, इधर अखिलेश यादव बड़ी दमदारी के साथ कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बाइट जालौन में जो पहली बाइट सुनाई थी अखिलेश यादव की, एक बार फिर से जयशंकर जी आपके पास आऊंगा, फिर अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन इस बाइट को जरा सुनाइए। जो पहली बाइट जिसमें वो कह रहे हैं कि शून्य हो जाएगी और तीसरे और चौथे फेज को लेकर के अखिलेश यादव बहुत ज्यादा आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि चूंकि ये तीसरा और चौथा चरण ऐसा है जिस एरिया में बुंदेलखंड भी आता है। जरा इस बारे में भी समझना चाहेंगे जयशंकर जी से। बुंदेलखंड कुछ दिनों पहले जयशंकर जी गए भी थे, तो थोड़ा आप फोकस कीजिएगा बुंदेलखंड को लेकर के और वहां पर क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा बुंदेलखंड की 19 सीटें जीत करके आई थी पिछली दफा। अब क्या दम उसमें दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले जालौन में आज थे अखिलेश यादव, क्या कुछ कह रहे हैं, पहली जो बाइट थी उसको सुनाइए जरा। और जिस तरीके का पहले चरण में चुनाव हुआ है, मैं समझता हूं पहले चरण के लोग और पहले चरण का संदेश यहां भी पहुंच गया होगा कि पहले चरण से ही गठबंधन ने बढ़त बना ली है और दूसरे चरण का जो वोट पड़ा है उसके बाद तो गठबंधन ने अपना शतक लगा लिया है। ये चुनाव तीसरे चरण का है और मैं ये कह सकता हूं कि तीसरे और चौथे चरण के बाद जो मतदान होगा उसके बाद दूसरा शतक भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में लग जाएगा। और जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए उनके समर्थक और नेता। और अभी मैं हमीरपुर आया था, झांसी के कार्यक्रम मैंने किए थे, अभी आपके बगल में कार्यक्रम करके गया हूं मैं। हमीरपुर, महोबा और झांसी जो समर्थन मिला है उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ चुके हैं। और मैं कह के जा रहा हूं, ये तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के शून्य होने जा रही है। शून्य, इसको कोई वोट मिलने वाला नहीं है। क्या कहेंगे जयशंकर जी? मैंने पहले ही कहा था कि देखिए राजनीति में जब भी भाषण करते हैं, आप चुनावी भाषण करते हैं तो इस तरह की बातें करनी ही पड़ती है। अपने अब देख रहे थे जब अखिलेश यादव गर्मी की बात कर रहे थे तो भीड़ में रिस्पांस कैसा हो रहा था, तो इस सबसे जाहिर तो होता ही है। और देखिए अब जो 20 तारीख को जो चुनाव है तीसरे चरण का, उसमें जो 59 सीटें हैं उनमें 49 सीटें तो भाजपा के पास ही थी। 2017 में 49 सीटें इनको मिली थी, 8 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को, एक कांग्रेस और एक बसपा को मिली थी। तो अब कितना भी होगा, जैसे भी चल रहा है, जो भी वहां से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के आ रहा है, तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं। हमने पिछली बार अभी जो बातचीत हो रही थी उसमें भी हमने बताया था कि किस तरह से जो सामाजिक ताना बाना, सामाजिक समीकरण जो है वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा है। यहीं पे समान दल का भी कोई उम्मीदवार भी लड़ रहा होगा मेरे ख्याल से किसी जिले में, वो जो साके लोग हैं उन्हीं लोगों के बीच में उनका भी जनाधार बताया जाता है। तो इस तरह से तो हमको नहीं लगता है, लेकिन वही है कि जो सांप्रदायिक एजेंडा इनका है वो अभी तक कारगर हो नहीं पा रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि इसी आधार पर हमको याद है कि 2015 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, मैं तभी यही कह रहा था कि भाई ये गठबंधन हारने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा की जितनी भी सांप्रदायिक और विभाजनकारी बातें हो रही हैं, उनकी कोशिशें हो रही हैं, उन पर लगातार पलीता लग रहा है, कहीं उसका कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। इस चुनाव में भी
कितनी भी गालियां दी, धर्म संसदों से बुलवाया, गर्मी ठंडी करने की बात कही, जिन्ना को लाए, क्या हिजाब को लाए, लेकिन कोई रिएक्शन उस ढंग से नहीं हो रहा जैसा ये लोग चाहते हैं। हमने तो सुना है गांव में जो जाट बहुल गांव थे किसान, वो लोग कहते थे कि साहब इस बार तो हम लोग डंडे लेकर के रात रात भर पहरा दे रहे थे। एक तरफ तो जो आवारा पशु हैं उनसे रक्षा की कोशिश करते थे, दूसरी तरफ जो सांप्रदायिक तत्व हैं, क्योंकि इनको तो हम जानते थे ना 13 में और 14 में जो इन्होंने काम कराया था हमसे, तो उनको तो हम पहचानते ही हैं। उनके लिए डंडे लेकर के घूम रहे थे कि दिखाई देंगे तो मार के भगा देंगे, तो दंगे नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर भी नहीं देंगे होने देंगे। ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। और ये जो जैसे आप कह रहे थे कि वो आरएसएस भी जुट गया है और कहने लगा है कि साहब मुस्लिम तो एकजुट हो रहे हैं, हिजाब के नाम पे एकजुट हो रहे हैं, हिंदू क्यों नहीं एकजुट हो रहे हैं? हम कहना चाहते हैं आरएसएस के लोगों के साथ, बड़े अदब के साथ कहना चाहते हैं कि भाई उस समय आपका हिंदू प्रेम कहां था? उस समय हिंदू एकजुटता की बात कहां थी? जब मुख्यमंत्री निवास को सिर्फ इसलिए गंगा जल से धुलवाया गया था कि उसमें एक अहिर का बेटा मुख्यमंत्री बनकर रह रहा था, क्या वो हिंदू था कि नहीं था? उस समय आपका हिंदू प्रेम कहां चला गया था? जब हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी, बुलंदशहर की बेटी, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ऐसी घटनाएं हुई जहां दलित और ओबीसी समाज की बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, उनकी हत्या की गई, उनके घर परिवार की मर्जी के खिलाफ उनको जला दिया गया, रात के अंधेरे में जला दिया गया। उस समय आपका हिंदू प्रेम कहां गया था? उस समय आपका हिंदू प्रेम कहां गया था जब आगरा और इसी सब इलाकों में दलित नौजवान दूल्हा जो है जब घुड़चढ़ी कर रहा था, घोड़े पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसकी चमड़ी उधेड़ दी थी आप लोगों ने। गुजरात में हुआ, गुजरात में दलितों की चमड़ी उधेड़ी गई, उत्तर प्रदेश में चमड़ी उधेड़ी गई, तो क्या वो दलित हिंदू है कि नहीं है? तो इस तरह से बातें, अब इसी नाम पे आपने 2013 में दंगे कराए, इसी नाम पे आपने 2014 का चुनाव जीता, इसी नाम पे आपने 2017 का चुनाव जीता, इसी नाम पे आपने 2019 का चुनाव जीता। भाई कब तक, कितना आपको एकजुटता चाहिए? भाई किस तरह की एकजुटता चाहिए? किस लिए चाहिए? सिर्फ दंगे फसाद करने के लिए चाहिए? किस दलित का भला किया, किस ओबीसी का भला किया? राजपूतों की बात तो बहुत होती है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में आपने कुछ लोगों को लगा दिया होगा, कुछ गुंडे लफाड़ियों को मिल गया होगा, जैसे हो रहा था अभी, वो कह रहे थे कहाँ माफिया कहाँ दिखाई दे रहा है। मैंने देखा अभी सुल्तानपुर में लंबुआ से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के देवमणि द्विवेदी जी, उन्होंने एक लिस्ट दी है, उन्होंने दर्जन भर अपराधियों की, माफिया तत्वों की लिस्ट दी है, तो एक खास जाति के ही है, तो उनका फायदा आपने किया होगा। लेकिन राजपूत युवाओं को आपने क्या दिया? ब्राह्मण युवाओं को आपने क्या दिया? किसी समाज के युवा को आपने क्या दिया? विजय शंकर जी जो बता रहे थे, इतनी बड़ी साजिश हो रही है कि एक तो आपके पास नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, उसमें आपने कर दिया कि साहब कोई भी वैकेंसी निकलती है, लाखों लोग अप्लाई करते हैं, उसमें पैसा जमा करते हैं अपने माँ बाप से लेकर के, और फिर पता लगा कि वो नौकरी या तो मिली नहीं, टेस्ट हुआ तो इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू हुआ तो फिर कहीं किसी बात में कुछ खुलासा हो गया कि साहब इसमें धांधली हुई है, इसमें गड़बड़ी हुई है, उसी में से कोई एक आदमी कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट में मामला उलझ के रह जाएगा और वर्षों वर्षों तक लटका रहेगा। तो न तो डिग्री मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है। तो आपने किसको दिया है? हिंदू में भी अगर मान लो हम करेंगे, राजपूतों की बात कर लो, तो कितने राजपूत युवाओं को आपने नौकरी दी? क्या राजपूत युवा बेरोजगार होकर के नहीं घूम रहा है? ब्राह्मण युवा बेरोजगार होकर के नहीं घूम रहा है? दलित और ओबीसी की तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसे 69,000 की बहाली हुई थी, उसमें से ओबीसी के लोगों को तो पहले एकदम छांट ही दिया था, बाद में उसमें से कुछ 4,500 5,000 कुछ लोगों को देने की बात कही, उसमें भी लंगा लग गया, फड़ंगा लग गया। तो नौकरियां आपके पास है नहीं, नौकरी आप दे नहीं रहे हैं, महंगाई चरम पे पहुंचती चली आ रही है, किसान बेतहाशा परेशान है, बेहाल है। उसको खाद का दाम, खाद पता है कि दाम में कुछ कमी किया, पता लगा बोरे में से 5 किलो 10 किलो चोरी कर लिया। पहले जितने किलो होता था बोरे में, उसमें से 5 या 10 किलो कम कर दिया, थोड़ा सा रेट इधर कर दिया। तो बिजली महंगी, पानी महंगा, खाद महंगी, बीज महंगे किसानों के लिए, पेट्रोल डीजल महंगे आम आदमी के लिए, किसान के लिए। आपने क्या किया भाई? 5 साल में एक बिजली का कारखाना नहीं बनना, इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती है। और सिर्फ इसलिए नहीं बना बिजली का कारखाना राजीव जी, क्योंकि बिजली कंपनियों को इनको पैसा देना था। उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली खरीदी गई और सबसे महंगी बिजली बेची गई। अब चुनाव के समय उसको साथ आधा करने की बात की गई, नहीं की गई, मालूम नहीं है क्या उसका जमीन पर क्या हो रहा है, ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन आपने 5 साल में कुछ भी नहीं किया जी।
एक सवाल जरूर आपसे जानना चाहूंगा, और खासकर चूंकि तीसरा और चौथा फेज और इस फेज में माफ करें, इधर बुंदेलखंड का एरिया भी है, और बुंदेलखंड को लेकर के बीजेपी अभी भी आश्वस्त है। अभी पिछले 2 दिनों से आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ वहां झांसी में किले में इंटरव्यू देते हुए दिखाई दिए। लंबा इंटरव्यू उन्होंने अलग अलग चैनलों को दिया है। ऐसा लगा कि पूरा का पूरा दिन उन्होंने अपने लिए इंटरव्यू के लिए सुरक्षित रखा था। क्या वहां पर डेरा डालना योगी आदित्यनाथ का, खासकर वो जो पूरा का पूरा एरिया बुंदेलखंड का है, वहां से भी घबराहट की खबर आ रही है बीजेपी के लिए, जिस बारे में बीजेपी अभी तक आश्वस्त थी, पानी के संकट को लेकर के बात करती रही अभी तक। चूंकि आप लौट करके वहां से आए हैं, इसलिए भी जरा जानना चाहता हूं कि अब क्या परिस्थितियां हैं वहां पे। राजीव जी, बुंदेलखंड का वो इलाका जो पानी के लिए त्रस्त है, उसमें अभी चुनाव नहीं है। वो जो बांदा, महोबा, चित्रकूट वाला इलाका है, तीसरे चरण में वहां चुनाव नहीं है। लेकिन वहां पानी का सवाल योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, अभी उन्होंने कुछ उसके बारे में चर्चा की कि पानी पहुंचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कितनी बेशरम लोग हैं भाई। आपसे बता रहा, मैं इसी मंच पे शायद हमने कभी चर्चा की थी, जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसके बाद ये गए थे वहां बुंदेलखंड के इलाके में, झांसी होकर के गए थे उस इलाके में, और इनके प्रशासनिक अधिकारियों ने जो पाठा का पठारी इलाका है, उस जगह पे 2 तालाब हैं, वहां पे तालाब में सूखे रहते हैं, क्योंकि वो इलाका जो है रेन शैडो वाला एरिया है, पाठा का पठारी इलाका, जहां बारिश नहीं होती है। वहां पे हमने जब चर्चा की, देखिए ये सब बहुत सेंटिमेंटल इशू हो जाता है कि वहां पे औरतें जो है राजीव जी 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर अपने सिर पे 2-2, 3-3 घड़े में पानी भर करके लेके आती हैं और एक गीत गाती है वहां पे, आग लगे रुखमा बदरी, सैया मर जाए न फूटे गगन। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? वो कह रही है औरतें कि जो आसमान में बादल छाए हुए हैं उनमें आग लग जाए, क्योंकि बादल पानी तो बरसाते ही नहीं है। मेरा पति भले ही मर जाए लेकिन गगरी नहीं फूटने पाए। उस इलाके में योगी आदित्यनाथ गए थे, पूरे लाव लश्कर के साथ गए थे। उस तालाब को इन्होंने भरवा दिया था, पंपों से ला करके पानी ला करके उसको भरवाया। अखबारों उनके साथ जो चैनल चल रहे थे, मीडिया के लोग चल रहे थे, अखबार वाले चल रहे थे, किसी ने खबर लिखी नहीं। एक अखबार ने संजोग से उसके झांसी एडिशन ने एक पूरा पन्ना चूंकि मुख्यमंत्री के बीच पर बनाया, उसने एक पन्ने पर लिख दिया, प्रशासन की नजरों से दिखा विकास, कल तक सूखा था आज लबालब हो गया। अब उसका असर हुआ। जो विज्ञापनजीवी अखबार तो हमारे सारे विज्ञापनजीवी है, और वो अखबार तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिंदी का अखबार है, तो उसके मालिक के पास तुरंत पहुंचा मामला कि भाई आपके अखबार ने क्या छाप दिया है, बड़ी आलोचना हो रही है। तो पता चला कि नहीं साहब, वो तो झांसी के एडिशन में, एक उस लोकल एडिशन में छपा था एक पन्ने पर, बाकी तो कहीं छपा नहीं है वो। फिर बाद में किसी ने कहा कि अरे नहीं साहब, वो तो डिजिटल फॉर्म में भी था, ऑनलाइन न्यूज़पेपर जो है उसमें भी छपा था, तो ऑनलाइन तो पूरी दुनिया में हो जाता है। फिर उसकी नकेल कसी गई उस अखबार के मालिक की। नतीजा हुआ कि उस अखबार के मालिक ने, उस अखबार के संपादक ने उस अखबार के उस पन्ने को ब्लर कर दिया। वो रिकॉर्ड है मेरे पास, अभी भी रखा हुआ है। अगर योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के प्यासे लोगों के प्रति ईमानदार होते तो अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते, जिन्होंने ला ला करके पंप भरवाया, पानी भरवाया वहां पे। जितनी मशक्कत करनी पड़ी, जितना पैसा लगाया गया वहां उस तालाब को पानी भरने के लिए, उसमें तो बहुत काम हो सकता था, बहुत सारी परियोजनाएं चल सकती थी, बन सकती थी। और 5 साल बाद आप कह रहे हैं कि हम पानी वहां पहुंचाएंगे। 5 साल आपने क्या किया? उसमें आपका दौरा तो हुआ था, हमको लगता है साल भर के भीतर ही हो गया था वहां का दौरा। 4 साल आप क्या करते रहे भाई? शर्म की बात, शर्मनाक बातें हैं राजीव जी की इस तरह से बात अगर आप कर रहे हैं। आप सोचिए कि आजादी के 70-75 साल बाद अगर कोई महिला इस तरह का गीत गाती कि मेरा पति भले मर जाए ये गगरी नहीं फूटने पाए, इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है क्या? लेकिन है। तो ये सब बातें आप नहीं करेंगे। आप वही, चूंकि मालूम है आपको कि हम नारा देंगे हिंदुत्व वालों को, हिंदू सब एक हो जाओ, मुसलमानों पे अटैक करो, मुसलमान तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे, मुसलमान तुमको खा जाएंगे, जो 20% वाले जैसा विजय शंकर जी समझा रहे थे। मुगल थे,
तब हिंदुओं को खतरा नहीं हुआ, हिंदुओं का कोई खतरा नहीं हुआ। अंग्रेज थे, कोई खतरा नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, हिंदुओं को कोई खतरा नहीं हुआ। अखिलेश की सरकार थी, हिंदुओं को कोई खतरा नहीं हुआ। लेकिन योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी की सरकार है, हिंदू खतरे में। 20% लोग उस पर कब्जा कर लेंगे। क्या मजाक है? लोकतंत्र का ये उपहास है, संविधान का ये मजाक है। और इसका जवाब इस बार उत्तर प्रदेश की जनता देने वाली है, मतदाता देने वाले। जी जी अमलेंदु जी, आपसे उत्तर प्रदेश की एक बात और पूछना चाहूंगा। जब ये तीसरे चौथे चरण पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और खासकर अभी परसों यानी कि आज चुनाव प्रचार थम चुका है तीसरे चरण के लिए, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के तीसरे फेज के लिए बल्कि पंजाब में भी आज चुनाव प्रचार थम चुका है। पंजाब की थोड़ी चर्चा हम थोड़ी देर आपके इस विश्लेषण के बाद करेंगे और उसमें भी एक जो यहां पर पंजाब में केजरीवाल बनाम कुमार विश्वास चल रहा है, उसमें कूदे हुए कांग्रेस के नेता सांसद राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप लोगों को सुनाएंगे। बहुत मजेदार तथ्य राहुल गांधी ने आज रखे हैं और उस पर टिप्पणी जरूर चाहूंगा विजय शंकर सिंह जी से। लेकिन आपसे एक टिप्पणी की, जब हम बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, बहुत विस्तार से अभी हमारे साथी जयशंकर जी ने बताया कि कैसे पानी को लेकर के आज भी वहां तरसती हैं महिलाएं, क्योंकि उनको घर का यानी किचन रसोई संभालना होता है और पानी चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों की बात होती है, कानपुर से इलाहाबाद ज्यादा दूर नहीं है। इलाहाबाद की घटना आपने देखी होगी और हम लोग बहुत सुने उस बारे में, पटना से लेकर के इलाहाबाद तक की जो घटना थी। अभी जो चुनाव चल रहा है इसमें युवाओं को लेकर के, क्योंकि युवाओं की बात हम लोग तो कर रहे हैं, उतनी चर्चा नहीं हो रही है। क्या है युवाओं का जोश? हाउ इज द जोश जो कहते हैं, युवाओं का जोश किधर है? क्योंकि बीजेपी पिछले 7-8 सालों से एक नया इतिहास और नया भारत रचने की जो जुगत में लगी हुई है, उसमें सबसे आगे की पंक्ति में युवाओं को रखी हुई है। लेकिन अब आज की तारीख में किधर हैं उत्तर प्रदेश के युवा? राजीव जी, सही में जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है और जो जिस इतिहास को वो लिखने जा रही है, वो असल में फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी इतिहास है। तो थोड़े समय तो उसने भरमा लिया था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी इतिहास के जरिए, लेकिन अब युवा समझने लगा कि इस फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी इतिहास का उसके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। जैसा कि विशंकर जी भी बता रहे थे कि भाई नौकरियां निकलती हैं और वो जाके फंस जाती हैं। यानी 70 सालों में ये पहली सरकार है जिसके 17 बार जो है वो परीक्षाएं स्थगित हो गई, फंस गई जाकर के। कभी पर्चे आउट हो गए, कभी आरक्षण की प्रक्रिया नहीं हुई तो उसमें चली गई, कहीं पूरे मानदंड जो है वो पूरे नहीं किए गए, इस तरीके से हुआ। जहां तक ये है कि साहब हिंदुओं को एकजुट किया है, तो बहुत अच्छी बात है, हिंदुओं को एकजुट करो, तो इतना ही कर दो भाई योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि जो हिंदू युवा हैं उनको नौकरियां दे दो, बाकी गैर हिंदुओं को मत दो, ऐसा भी कर दो। और एक कम से कम श्वेत पत्र जारी कर दो कितने हिंदुओं को इन 5 साल में नौकरियां दी गई, ये श्वेत पत्र जारी कर दो। तो नहीं है ये। तो आप देखिए जो स्वतंत्र मीडिया के लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो जिस तरीके से जाकर के फील्ड पे रिपोर्टिंग करते हैं और जो यकायक जाकर के रिपोर्टिंग होती है, वो एक मालूम पड़ जाती है कि ये रिपोर्टिंग यकायक हो रही है, ये सायास नहीं हो रही है। हालांकि सोशल मीडिया पे भी सबकी अपनी अपनी खेमेबंदियां हैं, उससे आपको नहीं जाएंगे कि खेमेबंदियों में क्या हो रहा है, लेकिन जो सायास रिपोर्टिंग हो रही है उसमें भी आप देखिए कि युवा जो है एकदम से सवाल करता है कि ठीक है भाई, आपने बहुत अच्छा कर दिया, आपने हिंदुओं को एकजुट कर दिया, आपने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, जो दावे हैं, लेकिन वो फिर सवाल पूछता है कि बताओ नौकरी का क्या है, हमें नौकरी कब मिलेगी? और नौकरियां निकल क्यों नहीं रही हैं? योगी आदित्यनाथ जो हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वह टीवी चैनल से बाद में कहते हैं कि 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है उत्तर प्रदेश में। यानी योगी आदित्यनाथ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 1,37,000 शिक्षकों के पद उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं और क्यों नहीं भरे गए। तो योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के युवाओं के ऊपर कुठाराघात करते हैं और तगड़ा प्रहार करते हुए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये नियुक्तियां नहीं भरी जा रही है। यानी आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को अयोग्य साबित कर दिया। तो ये अयोग्य युवा जो है, जिसको आपने अयोग्य साबित किया है, योगी आदित्यनाथ जी को लगता है ये मत भेज के ही मानेगा। और जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन लाठियां पड़ी हैं छात्रों के ऊपर, अब सब रोजगार मांगने वाले छात्र थे, वो सिर्फ छात्र ही नहीं थे, वो परीक्षाओं की तैयारी करने वाले थे, उनके ऊपर जिस तरीके से लाठियां पड़ी हैं और जिस तरीके से जो लोकतंत्र का जो है विराट स्वरूप, भगवा स्वरूप जो है ये सामने आया है,
इसने पूरी दुनिया में भारत का सिर जो है वो नीचा किया है। मुझे लगता है कि ये छात्रों के ऊपर एक एक बड़ी लाठी जो है वो छात्र जो है इसका बदला निश्चित तौर पे वोट के जरिए लेना चाहेगा। और आप देखिए कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे सब आ रहे हैं वीडियोस, वो सब ये जाहिर कर रहे हैं कि युवा जो है वो वोट के जरिए सरकार से अपना बदला लेने के लिए बुरी तरीके से आतुर है। और इसीलिए ना प्रधानमंत्री युवाओं की बात कर रहे हैं उस तरीके से, ना योगी उस तरीके से युवाओं की बात कर रहे हैं। अब सर्दी और गर्मी की ही बातें सारी हो रही है, तो इस सर्दी गर्मी का क्या होगा ये भी जो है युवा बता देगा कि सर्दी गर्मी किसकी रहनी है और किसकी जानी है। मुझको ऐसा लगता है राजीव जी, बाकी अब ठीक है, जनता जनार्दन है जो चाहेगी वो करेगी। कह रहे हैं, लेकिन इधर दूसरी तरफ भी सर्दी गर्मी की बात बहुत हो रही है और वो है पंजाब। और पिछले 2 दिनों से बहुत गहमा गहमी है पंजाब में। इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव ये दोनों बाहर निकल आए हैं और जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे। कितनी सच्चाई है, कितना दम है, ये तो वही लोग जाने जब आमने सामने आएंगे और जनता के बीच बातों को लेकर आएंगे। लेकिन दोनों तरफ से जो वार चल रहा है उसमें क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा स्टेक इस वक्त पंजाब पर लगा हुआ है। आइए जरा सुनते हैं राहुल गांधी को। नेता कहता है किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा और दूसरी तरफ 3 कानून लागू कर देता है। और भाइयों और बहनों, ये जो शक्तियां होती हैं, इनमें से ऐसी शक्तियां होती है जो आगे होती है। राहुल गांधी ने किसानों की आमदनी की बात की। भट्टा परसोल में राहुल गांधी कहां था जब वहां आंदोलन चल रहा था? राहुल गांधी कहां था किसानों के साथ? जब जमीन अधिग्रहण बिल की बात आई, राहुल गांधी किस तरफ था? जमीन छीनने की कोशिश कर रहा था या किसानों को सही दाम देने की कोशिश कर रहा था? तो आप पहचान सकते हो। मैं यहां कुछ भी बोल दूं, आप पहचान सकते हो कि इस व्यक्ति के पीछे किसानों की शक्ति है, क्योंकि इस व्यक्ति के सामने किसान नहीं खड़ा, इस व्यक्ति के साथ किसान खड़ा है। अब देखिए, अब चलिए केजरीवाल जी के पास, और मैं साफ बात करता हूं। गुरु नानक जी ने सिखाया है। मैं आपसे पूछता हूं, केजरीवाल जी के पीछे कौन सी शक्ति छुपी हुई है? कौन सी शक्ति छुपी हुई है केजरीवाल जी के पीछे? भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता मर जाएगा मगर आतंकवादी के घर में नहीं सो पाएगा। केजरीवाल जी कुछ भी कह लें, जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में जाकर सो सकता है, पंजाब को छोड़िए, वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। केजरीवाल जी को पंजाब की जनता को समझाना पड़ेगा कि वो एक आतंकवादी के घर में क्यों गए। स्टेज से कुछ भी कह सकते हैं, एक मौका दो। किसको मौका देना है? कौन सी शक्ति को मौका देना चाहते हैं केजरीवाल जी? कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी को केजरीवाल जी के साथ फाउंड किया, फाउंडिंग मेंबर है। कुछ दिन पहले कुमार विश्वास जी ने बयान दिया, वीडियो वायरल है पूरे पंजाब में, देख सकते हैं आप उसको। कुमार विश्वास जी ने केजरीवाल जी पे आरोप लगाया है कि केजरीवाल जी देशद्रोहियों से मदद लेते हैं। केजरीवाल जी पर आरोप लगाया है
कि केजरीवाल जी देशद्रोहियों से मदद लेते हैं। केजरीवाल जी को बाहर आकर हां या ना का जवाब देना चाहिए। उल्टी सीधी बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें पंजाब को सीधा बताना चाहिए कि कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ। छुपने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर आइए, पंजाब को बोलिए, और लंबे भाषणों की जरूरत नहीं है। हम एक शब्द सुनना चाहते हैं, एक शब्द, हां या ना। विजय शंकर सिंह जी, आप मेरी आवाज शायद सुन रहे होंगे और अभी आप सुन रहे थे राहुल गांधी को केजरीवाल पे बरस रहे हैं। पंजाब में आज थे और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन वहां भी, और खासकर केजरीवाल के ऊपर अभी पिछले 2 दिनों से योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं। लेकिन यहां अलगाववादियों की बात हो रही है, आतंकवादियों की बात हो रही है, और बहुत कुछ आप ऑलरेडी राहुल गांधी की बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि चर्चा क्या कर रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, और पंजाब के चुनाव को, और उसमें कांग्रेस और उसमें इधर आम आदमी पार्टी और उन सब के बीच जो इनका बयान चल रहा है, खासकर कुमार विश्वास का, इस पर आपका क्या कहना है? वो कुमार विश्वास का जो वीडियो है वो फेसबुक पर भी उपलब्ध था, सोशल मीडिया ट्विटर पर भी था, वो मैंने देखा है। कुमार विश्वास जिस तरह से कह रहे हैं कि हमें अलग होकर भी हो तो एक प्रधानमंत्री बनना है, तो वो निश्चित रूप से बड़ा आपत्तिजनक वीडियो है। अब वो वीडियो कितना सच है, कितना गलत है, ये तो कुमार विश्वास से ही प्रमाणित कर सकते हैं, और अरविंद केजरीवाल। आज एक दूसरा वीडियो मैंने देखा, कुमार विश्वास ने कहा कि उन्हें ले आइए हमारे सामने और ओपन टीवी डिबेट पे बैठाइए, सारा देश देखे। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि नहीं कहा है, वो सफाई दे, वो अपनी बात कहें। जाहिर है कि जिस तरीके से कुमार विश्वास जिस आक्रामक लहजे में कह रहे हैं, अब इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना है, और वो इसका जवाब कब देते हैं ये भी उन्हें तय करना है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के बारे में एक बात तो सच है कि जब आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, उस समय इनके साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़े थे जो अन्ना आंदोलन से निकले थे, जैसे मिस्टर एडमिरल रामदास सर थे, और जो वकील साहब थे प्रशांत भूषण वो थे, डॉक्टर आनंद कुमार साहब थे जो जेएनयू में प्रोफेसर हैं और यूएचयू में हम लोग से सीनियर थे, वो थे, और कुमार विश्वास थे ही, किरण बेदी जी थी। ये सभी अपने समय नामचीन एक्टिविस्ट थे, उनके साथ जुड़े थे। धीरे धीरे जब दिल्ली में उनकी सरकार बनी 2015 में, तो उसके बाद ये सब किनारे हट गए और केवल पुराने लोगों में ऊपर मनीष सिसोदिया जी उनके साथ रह गए, बाकी सब हट गए। कपिल मिश्रा भी थे, वही बात भी निकल आए वहां से। तो अब ये सब देख के लगता है कि अरविंद केजरीवाल के मन में भी दल को अपने ही हिसाब से चलाने की और जो एक गैर लोकतांत्रिक मनोवृत्ति होती है वो है उनमें कहीं ना कहीं। बस फर्क यह है कि चूंकि उनका दायरा अभी सीमित है, दायरा कम है, तो वो उतनी ज्यादा अभी नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब में पिछले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने बेहतर किया था, और इस बार तो जैसी खबरें आ रही हैं उसके अनुसार मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस को सरपास कर पाएगी, कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और उनका अच्छा खासा वजूद भी रहा है, किसान आंदोलन का भी साथ है, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई बहुत वजूद नहीं है, वो अकालियों के भरोसे वहां रह रही थी। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का इशू अचानक चुनाव के पहले आया है, इसमें 2 एक इशू और आ गए हैं पंजाब में। जो चन्नी साहब ने बयान दिया कि बाहर का आदमी राज नहीं कर सकता, वो एक्चुअली वो अरविंद केजरीवाल के लिए था कि यही का आदमी रहना चाहिए। अब जो कुछ भी है, परसों इलेक्शन है तो वहां पता चल पाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा कोई नुकसान होने की स्थिति है। बहुत ज्यादा पंजाब के बारे में जो मेरी धारणा है वो केवल आपके प्रोग्राम और सोशल मीडिया पर और अखबारों की ही है, वहां का मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई बहुत जानकारी नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया चाहूंगा जयशंकर जी और डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, आपसे भी। दीपक जी, सबसे पहले खासकर कुमार विश्वास से लेकर के, कुमार विश्वास जिस प्रकार हमलावर हैं, जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं,
आम आदमी पार्टी के ऊपर, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या राघव चड्ढा हो, इन लोगों के ऊपर क्या कहेंगे? एक तो ये कि क्या पंजाब के चुनाव से पहले जो ये झल्लाहट या गुस्सा या अंदर खाने में इन लोगों के बीच जो भी चल रहा हो, उसमें ये जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, इसके बारे में जो आम आदमी को चाहने वाले लोग हैं वो कुछ और कह रहे हैं, जो उनके खिलाफ के लोग हैं वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इन सब का चुनाव पर क्या प्रभाव आप देख रहे हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति चाहे एक दिन के लिए भी पॉलिटिकल पार्टी में रहता है तो सबसे पहले जो वो खोता है वो है अपनी साख। वो कभी विश्वसनीय नहीं हो पाता, और राजनीति में रहने वाले लोगों को अपनी विश्वसनीयता बड़े लंबे समय रह के बनानी पड़ती है। वो अपवाद है, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं जिनकी साख है, लेकिन ये जितना भी कुनबा है आप में से, आप पार्टी का, जो पहले आंदोलन में आया, उसके बाद कभी छिटकते गए, कभी इकट्ठे होते गए, तो कुल जमा ये चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे एक और किसी व्यक्ति का नाम लिया गया इसी सिलसिले में, जितने भी लोग हैं इनकी साख रखती है। अगर हम कुमार विश्वास के साख, तो साख के मामले में थोड़ा कुमार विश्वास एक कदम थोड़ा बहुत आगे हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जो है इस मामले में निश्चित रूप से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मैं दूसरा ये सोचता हूं कि दिल्ली में उन्हें जो सफलता मिली थी, दिल्ली की सफलता को उन्होंने अन्य राज्यों में भुलाने की कोशिश की। काफी दूर दूर तक उन्होंने धावा मारा है अपनी पार्टी को लेकर, कहीं पर ठीक कर रहे, कहीं पर खराब कर रहे। लेकिन ऐसे वक्त पर आया है कि पंजाब के चुनाव में उनके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो निश्चित रूप से धूमिल होंगे, और अरविंद केजरीवाल के लिए शायद अच्छी बात हो सकती है कि जिस तरीके से लहर गई है उसी तरह से लहर लौटेगी। और उन्हें अगले दिल्ली में भी इस चीज का इसलिए खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि दिल्ली में भी बड़ी संख्या में पंजाब से आए हुए लोग बसे हैं, के लिए गुण है। अगर खुदा न खास्ता एस्टेब्लिश हो गई कि देशद्रोहियों के साथ उनका कोई लगा रहा है, या जो कहते हैं कि यहाँ सोए, ये हम लोगों को नहीं पता। लेकिन कुमार विश्वास को भी मैं बहुत ज्यादा ऐसा विश्वसनीय नहीं मानता। केवल ये है कि उनके नाम के आगे विश्वास लगा हुआ है, केवल इसलिए उन पर विश्वास कर लिया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जवाब देना काफी भारी पड़ेगा, और वो भी पंजाब जैसे चुनाव में जब वो जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां पर उन्हें समस्या आएगी, और ये समस्या अन्य राज्यों में भी न पहुंचे, उन्हें दिक्कत न हो, डेट्रीमेंटल न हो, यह करने के लिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो कुल जमा ये भी जैसे बीजेपी के खिलाफ बहुत सारी चीजें हैं, चुनाव के वक्त आई है, वैसे ही चुनाव के वक्त ही जो इसके अरविंद केजरीवाल के बारे में जो बारे में नुकसान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक जी। एक प्रतिक्रिया जयशंकर जी आपसे भी चाहूंगा, और खासकर क्योंकि अगर पंजाब की बात की जा रही है तो यहां दिल्ली में बैठ करके लोग यही कह रहे हैं कि वहां तो आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर है, लेकिन विजय शंकर सिंह जी की बातों से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं, जो वो कह रहे थे भी कि वहां जो भी रहे और जितनी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उतनी बातें मैं भी सुन रहा हूं, समझ रहा हूं दूर से ही। पंजाब इस चुनाव में मैं नहीं गया, लेकिन पंजाब से जो हमारी खबरें आ रही हैं, हमने कि वहां ओपिनियन पोल भी करवाया है, एक नहीं 3-3 4-4 बार, तो वहां से जो और अभी भी जो खबरें आ रही हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सुखदाई खबरें नहीं हैं। लेकिन इन सब के बीच जो कुमार विश्वास बनाम या एक्स आम आदमी पार्टी, या कहें तो एक्स इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वहां से शुरुआत करें, वहां से लेकर के और अभी तक जो हुआ है, ये क्या डेंट लगाने के लिए काफी है जयशंकर जी? राजीव जी, हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में कहावत है कि लड्डू लड़ी तो बुनिया झरी। जब दो लड्डू लड़ेंगे तो उसमें से बुनिया झर झर के निकलेगा। तो अब जाहिर सी बात है, जो आपस के लोग जो है एक साथ रहे हैं, स्टीयरिंग कमेटी के और सोकाल इनकी जो वर्किंग कमेटी रही है उसके मेंबर्स ये लोग रहे हैं, संस्थापक सदस्य हैं, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, ये सारे लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहे हैं। तो अब वो गलत बोल रहे होंगे, ऐसा करना उचित नहीं होगा। ये तो देखिए सीधी सी बात है कि अरविंद केजरीवाल को साफ साफ बताना चाहिए कि हाँ भाई, हमने ऐसा नहीं कहा है, या कहा है तो किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में कहा है। ये तो आपको पता। एक छोटी सी प्रक्रिया उनकी देखी मैंने कहीं की, उन्होंने कहा कि साहब वो विश्वास जो है वो हाथ से कविता कर रहे होंगे, उसको लोगों ने गंभीरता से ले लिया है। भाई, हाथ से कविता कर रहे हैं या गंभीर कविता कर रहे हैं, ये आप जानिए, आपके सहयोगी जाने, साथी जाने, लेकिन
जो कह रहे हैं उसको आप साफ साफ कहिए ना कि ना हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कभी। ये कहने में आपको क्या तकलीफ है? या कुमार विश्वास अगर आपको चुनौती देते हैं कि आप मंच पे आइए, सामने आमने सामने बैठ करके हम लोग बात करते हैं, हो सकता हो कि उनके पास कोई रिकॉर्ड होगा, कोई ना कुछ ऐसी बात होगी जो उसको साबित करना चाहेंगे। लेकिन देखिए वो बातें अलग हैं। केजरीवाल जी के साथ क्या है कि अब जो जो बातें उन्होंने की उसके ठीक उलट उन्होंने काम किया। जितने उन्होंने वायदे किए, भाई हमारे जैसे लोग भी जब देखते थे कि भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, तो हम लोग उनके साथ में रहते, उनका साथ देते थे, क्योंकि कांग्रेस मरी हालत में रहती थी यहाँ पर, तो इसलिए विकल्प नहीं होता था। लेकिन आप सोचिए कि जन लोकपाल एक शब्द उभरा था, जो फर्जी बाबा है वो अन्ना हजारे उसके जमाने में उड़ा था और केजरीवाल उसके सबसे बड़े वाहक बन रहे थे। आज जन लोकपाल शब्द उनके शब्दकोश से ही गायब हो गया, कोई चर्चा ही नहीं करता कभी भी जन लोकपाल के बारे में। भाई दिल्ली में आप एक जन लोकपाल बना देते, तो आपने तो किया नहीं। और पंजाब के बारे में देखिए, केजरीवाल जी का ये कमजोरी तो है, उनके मन में बार बार एक कुंठा रहती होगी कि साहब दिल्ली को पूरा अधिकार है नहीं, पूर्ण राज्य नहीं है, हम यहाँ कठपुतली सरकार बन जाते हैं जिसकी चाबी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती है, तो कोई एक हमको बड़ा राज्य मिल जाए। वो राज्य हरियाणा या पंजाब हो सकता है, क्योंकि हरियाणा के हैं वो, और पंजाब में उनकी पार्टी सबसे मजबूत रही है। आप सोचिए कि 2014 के विधान लोकसभा चुनाव में पूरे देश भर में सफाया हो गया था आम आदमी पार्टी का, लेकिन 4 सांसद जीत के आए थे पंजाब से आम आदमी पार्टी के। हालांकि वो लोग एकजुट नहीं रह पाए, उसमें से इधर के उधर कितने बिखर गए। फिर उसके बाद जब पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2017 में, तो कहीं ना कहीं एक बार चर्चा हो रही थी, तो मनीष सिसोदिया मुखार बिंदु से निकल गया था, साहब केजरीवाल जी जैसा दिल्ली में कर रहे हैं वैसा ही पंजाब में करेंगे, कि मतलब अगर सरकार बनेगी तो केजरीवाल जी वहां के मुख्यमंत्री होंगे। जी जी, अब ये बात जी आपको रोकूंगा। मुख्यमंत्री चन्नी के पत्र पर गृह मंत्रालय का जवाब आया है। ये आम आदमी पार्टी और एसएफजे के संबंधों की जांच होगी। ये सिख फॉर जस्टिस जो है, और ये कल मैं भी थोड़ा ये रात में देख रहा था कि सिख फॉर जस्टिस जो ग्रुप है, अलगाववादी ग्रुप, खालिस्तान की डिमांड करने वाला ये ग्रुप, इसने कल ट्विटर पे भी हमने देखा था कि इसने आम आदमी पार्टी को समर्थन का एक पत्र जारी किया है, और उसी बात पर यहां जांच की बात हो रही है और जल्दी ही जांच के आदेश जारी होंगे, ये गृह मंत्रालय का कहना है। और ये पत्र, ये चिट्ठी लिखी थी चन्नी ने। ये जब हम इस वक्त केजरीवाल की बात करें, केंद्र सरकार ने कुमार विश्वास के आरोपों को भी गंभीर माना है, ये भी आ रहा है। तो जब हम लोग अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और सिख फॉर जस्टिस की बात कर रहे हैं, इनके बीच क्या संबंध हैं? क्योंकि ये गंभीर संबंध, गंभीर बातें हैं जिस पर अभी हम चर्चा कर ही रहे थे। किसी बीच ये खबर आई है जो हम आपके बीच रख रहे हैं। जी जयशंकर जी। जी बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी ने जो आज कहा, खुलेआम जो आरोप लगाया, जन से कहा कि केजरीवाल जी आप बताइए, आप एक सिख आतंकवादी के घर में गए थे कि नहीं गए थे? हाँ या ना में साफ साफ जवाब बताइए। अगर गए थे तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? हालांकि राहुल गांधी थोड़ा सा उलट पुल गए, वह उन पर हिंदुस्तान नहीं, पंजाब के लोगों को भी नहीं होगा, पंजाब के लोगों को भी शर्म आएगी इस रिश्ते को लेकर के। तो ये बात तो है। और जो चन्नी ने कह दिया था बयान में, जैसा भी शंकर भाई बता भी रहे थे, भाई उनका यही कहना था, चन्नी यही कहना चाहते होंगे कि बाहर के लोग आकर के, भैया उत्तर प्रदेश या बिहार या दिल्ली, हालांकि हरियाणा नहीं बोला उन्होंने, बोलना चाहिए था कि या बाहर के लोग आकर के यहाँ राज नहीं करें। अगर वो प्रवासी मजदूरों के बारे में बात करते तो प्रवासी मजदूर वहां राज थोड़ा करते हैं, या राज करने के लिए तो है नहीं वहां पे। लेकिन अब उसको भाजपा और आम आदमी पार्टी ने ऐसे लेके उड़ गए लोग, जैसे लग रहा है कि बस वो प्रवासी मजदूरों के खिलाफ है। भाई प्रवासी मजदूर अगर पंजाब न जाए तो खेतों में काम ना हो, उनका सारा का सारा ठप हो जाए, उनके ऊपर पूरे पंजाब की अर्थव्यवस्था ठपी है, किसानी उसी पर टिकी हुई है। इस बात को चन्नी भी जानते हैं, पंजाब के सारे लोग जानते हैं, तो ऐसा तो चन्नी कभी बोल नहीं सकते थे। लेकिन हारे को हरिनाम, अब इन लोगों को यही मिल गया बयान, उसी पर लेकर के उछलने लग गए लोग। तो उसका मतलब यही था। अब उसी लिए देखिए, जब 2017 का चुनाव हुआ तो एक तो मनीष सिसोदिया जी के मुंह से निकल गया कि साहब केजरीवाल जी जैसा दिल्ली में कर रहे हैं वैसा ही पंजाब में करेंगे। फिर दूसरा, इन्होंने यहाँ से हमारे मित्र जो पत्रकार थे और विधायक बन गए थे, जगहल सिंह, उनको चुनाव लड़ा दिया बादल के खिलाफ।
तो उस समय एक और मैसेज गया कि साहब अगर मान लीजिए सरकार बनने की नौबत आएगी तो यहाँ पंजाब के लोगों को छोड़ करके दिल्ली से जर्नल सिंह आएंगे, ये महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। राघव चड्ढा को यहाँ से भेज करके सारा का सारा कंट्रोल और उनके हाथ में दे दिया। तो इसको लेकर के जो माहौल तो वहां बन ही रहा है, लेकिन वही है, असल बात यह है कि देखिए कुमार विश्वास ने जो भी कहा है, गलत कहा है तो उस पर मुकदमा करिए, लड़िए, कहिए के साथ झूठ बोल रहा है ये, इसका कोई सबूत हो तो पेश करे। लेकिन वो अपना कह करके हाथ से कविता बता करके उसको नहीं टाल सकते, उसको नकार नहीं सकते। उसके लिए तो आपको खुलकर बताना होगा। और राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है कि साहब आप आतंकवादी के घर गए, वहां रहे, तो आप गए कि नहीं, रहे कि नहीं, ये बताने में क्या हार्ज है? आप बता दीजिए कि हाँ साहब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। कब तक आप दिल्ली को दिखा दिखा करके, आज दिल्ली की सड़कें आपने कभी देखी है क्या? जो हालत हो गई है दिल्ली की सड़कों की, एक बार कभी काम हो गया, उसके बाद तो कभी कुछ उस पर कभी डामर, कभी सीमेंट, कभी लगने का कोई नाम नहीं ले रहा है। तो दिल्ली की भी जो व्यवस्था है उसको आप बहुत अच्छे मॉडल के रूप में नहीं पेश कर सकते। सिर्फ बिजली पानी फ्री कर दिया है, कुछ यूनिट फ्री कर दिया, वो बात समझ में आ सकती है, लेकिन बाकी जो विकास का मॉडल है वो तो नहीं कहीं दिखाई दे रहा है। जो शीला दीक्षित के जमाने में हुआ था उसके आगे बढ़ करके अगर आपने कुछ किया हो तो उसका भी आप समझा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन पंजाब तो इन्होंने खोया है। पंजाब जैसे पिछले चुनाव में भी एक बार ऐसी चर्चाएं चली, हमारी जो मेन मीडिया है, जो मुख्यधारा की मीडिया है, सब लोगों ने कहना शुरू किया कि सरकार बनने जा रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस बार भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि साहब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आज नतीजा क्या है? आज फाइट में रहेंगे, ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही चुनावी संघर्ष है। बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का गठबंधन बहुत नीचे चला गया है, या फिर कांग्रेस का जो अमरिंदर सिंह का धड़ा है, पंजाब लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अभी भी वहां पे राजनीतिक तौर पे अछूत बनी हुई है, लोग उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये इन हालातों में जो चन्नी ने किया है 111 दिन में जो काम किया है, मुझे लगता है कि उसका उनको और बोनस मिलेगा। जी, बोनस मिलेगा। और आज ये खबर भी आ रही थी कि जो दलित समुदाय है उसने उसका बहुत बड़ा धरा जो है वो चन्नी के समर्थन पे अपना बयान भी जारी कर दिया। अमलेंदु जी, आखिरी कमेंट चाहूंगा आपसे, और खासकर तीसरे चरण को लेकर के। अब इस क्लोजिंग पे हैं हम। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश और इधर पंजाब, किसको एज देख रहे हैं दोनों जगह? देखिए राजी, पंजाब में तो मुझको लग रहा है कि कांग्रेस को काफी एज है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा एज है। और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का गठबंधन काफी आगे अब तक मुझे लगता है कि निकल चुका है। अब कितना आगे निकला है उस सब की मतलब उस दावों पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो जनता का मूड जो देखने में मिल रहा है उसके अनुसार साफ लग रहा है कि जनता जो है वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने को तैयार है, और वहां चन्नी के साथ जनता खड़ी हुई है। ये जो है बिल्कुल साफ तरीके से दिख रहा है। दूसरा कि जो कुमार विश्वास ने जो आरोप लगाए हैं, कुमार विश्वास ठीक है, उनके साथी रहे हैं और साथी लोग होते हैं, उनको बहुत सी चीजें रहती हैं, लेकिन कुमार विश्वास की बात एक इसलिए सच सी कुछ साबित लगती है कि केजरीवाल के चंदे को लेकर के बहुत ज्यादा शिकायतें रही हैं। और पहले तो था कि वो वेबसाइट पे चंदा ज्यादा जाता था कि कहां से चंदा आया, उसके बाद वो चंदा था वेबसाइट पे आना बंद हो गया। और आपको याद होगा कि एक वो जो इनका ओवरसीज यूनिट थी उसके हेड थे डॉक्टर मुनीश राय यादव, यूएस में शिशु चिकित्सक, वही उसको हेड करते थे, वही चंदा वंदा सब इकट्ठा करवाते थे। और उन्होंने बहुत गंभीर तरीके के आरोप जो है केजरीवाल के ऊपर लगाया। बहुत लंबा उनका जो था वो सोशल मीडिया पे कैंपेन चला। अभी भी जो है वो ट्रांसपेरेंसी कुछ करके लगातार वीडियोस जो है वो रिलीज कर रहे हैं केजरीवाल पे सवाल उठाते हुए। और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उन सवालों के कोई भी जवाब आज तक दे नहीं पाई है उस चंदे को लेकर के। तो ये चंदे को लेकर के शंकाएं जो जिस तरीके से हैं, वो चंदा सिर्फ फॉर जस्टिस की तरफ से आया है कि नहीं आया है, जब तक नहीं होती है मुझे लगता है कि इस पर जांच होनी चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कहीं कश्मीर में किसी के पास बाहर से चंदा आ जाता है तो आप उठा के तुरंत उस पर जो है कार्रवाई कर लेते हैं। और अगर केजरीवाल के पास बाहर से कहीं से किसी अज्ञात स्रोत से पैसा आ रहा है तो इसकी जांच क्यों नहीं होगी? मतलब केजरीवाल देशभक्त है इसलिए उनकी जांच नहीं होगी, वो किसी भी स्रोत से पैसा है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी इसमें गंभीरता से इसकी जांच करनी चाहिए। और ये आरोप कोई आज से नहीं लग रहे हैं, कई सालों से केजरीवाल के ऊपर ये चंदे को लेकर के आरोप लग रहे हैं कि ये पैसा किन सोर्स से आ रहा है।
आप एक तरफ जहां तमाम एनजीओ के और तमाम संगठनों के आदमियों FCRA रद्द कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के पास चंदा कहां से आ रहा है ये तो कुछ है ही नहीं। अब या तो ये कह रही है कि मिली भगत है कि आम आदमी पार्टी के चंदे पे सवाल उठेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के चंदे पे भी सवाल उठेगा कि इनको पैसा कहां से आ रहा है। तो या तो इसलिए केंद्र सरकार इस पर कुछ नहीं करना चाह रही है, तो ये समस्या हो सकती है। बहरहाल कुल मिलाकर जो लगता है मुझे, चुनाव का आखिरी एकदम साहब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन ये मसला जो है अब वो सफाई आया नहीं आए, ये मसला तो पंजाब में बन गया केजरीवाल के लिए सिरदर्दी जिसे कहा जा सकता है। तो यही मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ भी स्थिति एकदम स्पष्ट दिख रही है, और स्थिति स्पष्ट जो है वो पंजाब में भी एक तरीके से दिख रही है। बाकी अब जो होगा वो 10 मार्च को मालूम पड़ेगा जी। बिल्कुल, तो तीसरे फेज में क्या बीजेपी साफ, जैसा कह रहे हैं अखिलेश यादव, और उधर पंजाब में जैसा हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी कह रहे थे कि बीजेपी तो वहां है ही नहीं, लड़ाई में दूर दूर तक बीजेपी नहीं है, और बीजेपी के नए नवेले साथी और कांग्रेस छोड़ करके नई पार्टी बनाए कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्या उनके हाथ भी कुछ आएगा? लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगा है वो गंभीर है। इन आरोपों की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तीसरा और चौथा चरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कौन लीड लेकर जाता है, और सबसे बड़ी बात कि इसी फेज में यह भी पता चलेगा कि चाचा और भतीजा का साथ क्या समाजवादी पार्टी को मजबूती दे गया है या नहीं। तो बहुत कुछ है, जैसा दिनेश शाक्य जी सबसे शुरू में हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि चाचा यानी कि शिवपाल सिंह के आने के बाद भतीजा यानी अखिलेश यादव काफी मजबूत हुए हैं, और पिछली दफा जो कमियां हो गई थी, जो दूरियों के कारण, जिस कारण समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान झेलना पड़ा था, इस बार वो नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा। तो मजेदार है चुनाव, और इस चुनाव पर हम सबकी नजरें टिकी हुई हैं, और साथ साथ हमारे तमाम साथी जो जुड़ते हैं, अपनी अपनी बातों को रखते हैं, उनकी टिप्पणियां, उनके विश्लेषणों से आप भी अवगत होते हैं, बहुत सारी जानकारियां आप प्राप्त करते हैं। और जो साथी उस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप लोगों से भी दरखास्त है कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रखिए, ताकि हम और भी नजदीक से जान पाएं, समझ पाएं कि क्या कुछ चल रहा है। हमारे तमाम संवाददाता, हमारे तमाम साथी विश्लेषक अलग अलग जगहों पर, अलग अलग एरिया में घूम तो जरूर रहे हैं, लेकिन जब आप एक दर्शक होने के नाते देखते हैं, समझते हैं, तो बातें कुछ और होती हैं जो आप हम तक पहुंचाते हैं। तो विदा लूं आप लोगों से, उससे पहले आप इस वक्त 4 महानुभाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय शंकर सिंह जी जुड़े रहे हमारे साथ लगातार, उनका वीडियो आज हम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन ऑडियो बिल्कुल साफ साफ उनकी आवाज सुनाई देती रही, और सटीक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं विजय शंकर सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, और जयशंकर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। दीपक पाचपोर जी आपको धन्यवाद, और अमलेंदु उपाध्याय जी आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और साथ में शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दिनेश शाक्य जी का, जो हमारे साथ बिल्कुल ओपनिंग कमेंट के लिए आए थे, कुछ काम था चले गए, लेकिन उनको और भी हम समय समय पर बुलाते रहेंगे और इस कार्यक्रम में उनकी टिप्पणियां भी लेते रहेंगे। तो आप पांचों को बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए हमें देख रहे हैं, आप सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग लगातार बने रहते हैं, अपनी बातों को लिखते हैं, और मैं देख रहा हूं कि लगातार आप लोगों की बातें आ रही हैं। जैसे मोहम्मद शरीफ लिख रहे हैं कि अब समय आ गया है कि अपना हिसाब बराबर करने का, भाई लोग वोट सोच समझ कर करना, नहीं तो 5 साल वालों और 5 साल थाली और थाली ही बजाना पड़ेगा, ये कह रहे हैं मोहम्मद शरीफ। ऐसे ही अजीत सिंह हैं हमारे साथ, राजेश सिंह कांग्रेस लाओ देश बचाओ लिख रहे हैं, मदीना का मुसाफिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं आपको बहुत बहुत आभार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज कह रहे हैं, आपको भी गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। और ऐसे ही अजीत सिंह के अलावा उपेंद्र कुमार दुबे भी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं यूपी में बीजेपी आ जाएगी तो सारी जनता परेशान 5 साल तक रहेगी, उपेंद्र कुमार दुबे लिख रहे हैं। शशि यादव लिख रहे हैं कि आपका विश्लेषण निष्पक्ष एवं सराहनीय है, बहुत धन्यवाद शशि यादव जी, आप जुड़ते हैं, आगे भी आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाइए, आप भी आइए और अपने दोस्त साथी, आपके जितने पहचान के लोग हैं उनको भी बोलिए कि हमारे साथ जुड़ें। इकबाल खान लिख रहे हैं कि सर तकरार हो तो उसे अदालतें निपटाती हैं, मगर रार यानी उकसाने की प्रवृत्ति को तो सरकार ही कंट्रोल करती है, और सरकार खुद रार को जन्म दे तो फिर
काल के गाल में सड़कें सुर्ख होना मुल्क का मुकद्दर हो जाता है हिजाब। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। बहुत सटीक लिखा है आपने इकबाल खान जी। आपने काफिल भी हमारे साथ बने हुए हैं, देवेंद्र महीच भी हमारे साथ बने हुए हैं और शेख राशिद भी हैं जो लिख रहे हैं बीजेपी और बाबा के गेम की गर्मी और 80-20 का जवाब यूपी की जनता सेकेंड चरण और थर्ड चरण थोड़ा सा नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन आपकी बात समझ में आ गई है। शेख राशिद जी, राजेंद्र चंद्रा भी हमारे साथ हैं, अजीत सिंह भी हमारे साथ में बने हुए हैं लगातार, और ओम प्रकाश तिवारी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। विपिन निराला भी हैं, बीजेपी हटाओ देश बचाओ लिख रहे हैं। और आयशा अंसारी का कहना है राजीव जी अखिलेश जी को समझा दीजिएगा वो केवल विकास के कार्यों पर ही ध्यान दें, वरना बीजेपी के विधायक का तो केवल खदेड़ा हो रहा है। अगली बार उनके विधायकों का जनता कुर्ता फाड़ देगी। जय हिंद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आयशा अंसारी जी की अगर अखिलेश यादव के नाम पर जो लोग वोट देने जा रहे हैं, अगर 5 साल में अखिलेश यादव भी अपने वादों पर नहीं उतरे तो फिर उनका भी खदेड़ा ही नहीं बल्कि कुर्ता फाड़ना भी होगा। तो ये बात अभी से तमाम नेताओं को समझनी होगी कि अगर उनको 5 साल जनता दे रही है तो क्यों दे रही है, और उस पर आप अमल कीजिए, काम कीजिए, वरना 5 साल बाद चाबी जो है वो जनता के हाथ में होती है। बुद्ध सेन भोई भी हमारे साथ बने हुए हैं, और फिर माता दीन आहिरवार भी हैं। बाबा जी को घंटा तो बजाना होगा, मठ जाना होगा लिख रहे हैं। राजेश सिंह भी हैं, जावेद इकबाल जी भी हमारे साथ जुड़े रहे। तो बहुत सारे साथी लगातार बने हुए हैं। बनवारी मीना भी हैं जो कह रहे हैं लोकपाल लाने वाला राक्षस किस बिल में घुस गया है। विनोद भारती ऑफिशियल भी लिख रहे हैं न चीलम होगी न उत्तर प्रदेश में धुआं होगा, 10 मार्च को बीजेपी साफ होगा। तो अलग अलग लाल बहादुर यादव लिख रहे हैं कि भाजपा भगाओ, हिंदू मुस्लिम एकता बनाओ, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बीजेपी के नेता हैं कसाई। तो ये लाल बहादुर यादव जौनपुर से हमारे साथ जुड़ते हैं। इम्तियाज शेख भी हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। जावेद इकबाल जी लिख रहे हैं हर आने वाले दिनों में बीजेपी के हर शाख पर उल्लू बैठा है की बात ये लिख रहे हैं। और ऐसे ही मोहम्मद शरीफ भी हैं, चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजा लिख रहे हैं। और चंदन कुमार हमारे साथ बने हैं, अफरोज आलम हैं, और ऐसे ही महिबुल्ला हैं। राजीव जी, जब बीजेपी हार जाएगी बोलता जो चलना चाहते थे बोले क्या चलाएगा। फिर राम समुज सिंह भी हमारे साथ हैं। खास पत्रकार असली देशभक्त की तरह देश हित में खड़े हो जाते तो। और ऐसे ही घनश्याम शर्मा पशुहारी बलिया से हमारे साथ जुड़ते हैं जो लिख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री की भाषा भाजपा की लुटिया डुबोने के लिए काफी है। पूर्वांचल के बलिया जिले में लाइव प्रोग्राम के लिए कब पहुंच रहे हैं राजीव भाई? पूर्वांचल के बलिया जिले में लाइव प्रोग्राम के लिए उस चुनाव के वक्त जरूर पहुंचेंगे घनश्याम जी। जब आपके एरिया में चुनाव होगा हमारी कोशिश रहेगी कि हम वहां तक पहुंचें। और ऐसे ही विवेक सिंह हैं, ऐसे ही मिथिला यादव हैं। तो तमाम साथियों, अब इस कार्यक्रम को खत्म करने की इजाजत चाहूंगा। कल शाम फिर आपके सामने हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ, कुछ विश्लेषक बंधुओं साथियों के साथ, और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका इंतजार हमेशा की तरह रहेगा। तो आपसे इजाजत चाहता हूं और कल का इंतजार रहेगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीबी लाइव के अन्य दूसरे कार्यक्रम। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।